नमस्ते सर, मैं रुपेंद्र गिरी गोस्वामी आज आपको चित्तौड़ की मेवाड़ की धरती से विजिट कराऊंगा। अभी जो आप मेरे साथ चित्तौड़ विजिट करेंगे, आपने आपके जीवन में चित्तौड़ किले के बारे में सुना होगा जरूर, लेकिन मेरे साथ जो आप विजिट करेंगे वो चीजें ना तो कभी इतिहास में आपने कभी सुनी होगी, ना ही कभी देखी होगी। ऐसी ऐतिहासिक चीजों के बारे में आपको जानकारी मेरे साथ चित्तौड़ फोर्ट के ऊपर विजिट करने के लिए मिलेगी आपको। अभी जो आप चित्तौड़गढ़ देखने के लिए आए हैं, इस चित्तौड़गढ़ को किसी ज़माने में चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। ये किले का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार मतलब जो मेन सुरक्षा कवच होता था, पहला गेट होता था, क्योंकि पहला गेट टूटने के बाद ही कोई भी आक्रांता किले के अंदर एंट्री कर पाते थे। ये किले की जो दीवारें देख रहे हैं आप लोग, इन दीवारों के ऊपर देखिए बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। हॉल इसलिए बनाए गए थे कि कोई भी आक्रमणकारी अगर किले पर चढ़ाई करने की कोशिश करता था, उनके ऊपर तीर कमान चलाए जाते थे, भालों से उनको रोका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे ऊपर से। और जो नीचे हॉल बने हुए हैं, इन हॉल के ऊपर जब सैनिक लोग रस्सी डाल के किले के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो वहां से गर्म पानी, तेल वगैरह डाला जाता था। इस कारण वो लोग किले के अंदर एंट्री या प्रवेश नहीं कर पाते थे। इसलिए इस कारीगरी और इंजीनियरिंग के रूप में इन चीज़ों को बनाया गया था। ये जो आप किले की दीवार देख रहे हैं, ये किले की दीवार 13 किलोमीटर पर राउंड कर रही है किले के ऊपर। सामने जो मंदिर है, ये भगवान हरिभद्र सूर्य जी का मंदिर है, जैन टेम्पल। इसको भी उस जमाने के आर्किटेक्ट लोगों ने बहुत इंजीनियरिंग कारीगर से बनाया गया था। अभी आप जो सामने देख रहे हैं, यह है महाराणा प्रताप के माँ के नाम पे बनी हुई बावड़ी, जयवंता बावड़ी। चलिए मैं आपको यहाँ से जयवंता बावड़ी के बारे में विजिट कराता हूँ। जी, हम आ चुके हैं जयवंता बावड़ी। जयवंता बावड़ी महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई। तो जयवंता बाई के नाम पे बनी हुई ये बावड़ी है। ये ऐतिहासिक बावड़ी है और चित्तौड़ शहर के बीचों बीच में बनी हुई है। हमारी राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक चीज़ों को सुरक्षित रखने के हिसाब से इस बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाया है। अभी जो पूरी बावड़ी है, आप देखिए कितना पानी शुद्ध पानी है। वर्तमान में इस पानी को हमारे चित्तौड़ शहर के लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी सर। और ये पानी आता कहाँ से सर? सर, किले के ऊपर 84 वाटर टैंक बने हुए हैं और वो सारा पानी किले के टनल के माध्यम से, मतलब सारे पानियों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए उस जमाने में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि 84 कुंड तालाबों को जमीन के माध्यम से चूने की नाली से कनेक्ट किया गया। चूने से पानी निकलेगा तो बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाते हैं। आगे आने के बाद कुछ कुंड ऐसे हैं जिसमें तांबा, पीतल, जिंक, जस्ता, शीशा, लोहा ऐसे धातु पड़े हुए हैं। तो पानी जब चूने की नाली से निकलकर किसी एक कुंड टनल से दूसरे कुंड में ट्रांसफ़र होगा तो वो बैक्टीरिया उसमें ख़त्म हो जाते हैं। वो सारा पानी किले के एक कुंड बना हुआ है जो किले के ऊपर से नीचे आकर उस कुंड में इकट्ठा होता है। उस कुंड को कहते हैं गाँवमुखी कुंड। सारा पानी गाँवमुखी से इकट्ठा होता है और वो पानी वापस किले के ऊपर चित्तौड़ शहर के लिए 500 फीट से नीचे गिराया जाता है। और पानी सारा जब नीचे गिरता है, वो सारा पानी इस जयवंता बावड़ी में आके इकट्ठा होता है। और ऐसी किले के अंदर, शहर के अंदर 40 बावड़ियाँ बनी हुई है। वर्तमान में कुछ बावड़ियों का अस्तित्व में दिखाई देती है, बाकी सारी बावड़ियाँ नष्ट हो चुकी है। अभी गवर्नमेंट इस पानी को चित्तौड़ शहर के पीने के लिए सप्लाई करती है सर। जी, इनको कहते हैं सर बाघ सिंह जी। बाघ सिंह जी वो राजा थे, जब किले पे अकबर का हमला हुआ था तो इनकी किले की पहले गेट की जिम्मेदारी इनके पास थी। अच्छा। तो इन्होंने बड़ी बहादुरी से, जब तक इनके शरीर के अंदर एक एक रक्त की बूंद मौजूद थी, तब तक किले पे अंदर अकबर को इन्होंने नहीं घुसने दिया। तो इस गेट की जिम्मेदारी अपने जीवन में इन्होंने निभाई थी 1567 से 68 के बीच में अकबर के हमले में, और ये यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए थे। अच्छा, ये चित्तौड़ किले की प्राचीन बहुत बड़ी जेल है। इस जेल के अंदर उस जमाने के अंदर जो लोग युद्धबंदी होते थे उनको बंदी बना के लाया जाता था और इस जेल के अंदर उनको बंदी बना के रखा जाता था। इस जेल के अंदर 18 रूम बने हुए हैं। जेलर के लिए रूम है, उस टाइम के जो जेलर होते थे उनके लिए रूम बना हुआ है। अभी वर्तमान में देखिए कि जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर ये है, ये प्राचीन जेल है। इस जेल के अंदर उस टाइम के अंदर युद्धबंदियों को इनको बंदी बना के रखा जाता था। अभी गवर्नमेंट इनको ऐसे यूज़ करती है अपने लिए। अच्छा, तो सर ये शाही जेल है? कौन सी जेल? शाही जेल है सर ये। अच्छा, यहाँ पे युद्धबंदियों को बंदी बना के रखा जाता था इसके अंदर। अभी जो आप देख रहे हैं, ये चित्तौड़ किले के ऊपर स्थित एक झरना स्थल है। किले के ऊपर जितने भी पानी के कुंड और तालाब बने हुए हैं, उन सारे कुंडों तालाबों का पानी किले के ऊपर से यहाँ पे गिरता है। नीचे भगवान शिव की मूर्ति है। 12 ही महीने 24 घंटे दिन और रात यहाँ भगवान शिव का अभिषेक होता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें जैसे झरना गिरता है पानी का, उस प्रकार से झरने के अंदर भगवान शिव का 24 घंटे अभिषेक होता है। 12 ही महीने 365 दिन। उसी प्रकार ये हमारे यहाँ पे 365 दिन 12 ही महीने भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है। देखिए वो भैया भगवान शिव को निला रहे हैं। और हमारे लोकल लोग जो हैं, यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, प्रकृति और नेचर के करीब रहना चाहते हैं, उन लोग यहाँ पे डेली स्नान करने के लिए आया करते हैं।
और यहाँ पे भगवान का स्नान करने के बाद, भगवान की शिव की पूजा अर्चना करने के बाद इस प्राकृतिक आनंद लेते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये कल्ला राठौड़ और जयमल जी के स्थान हैं। कल्ला जी राठौड़, जयमल जी वो वीर योद्धा हैं भारत के इतिहास के अंदर कि इन्होंने जब किले पे अकबर ने चढ़ाई की थी तब इन्होंने किले की मोर्चाबंदी संभाली थी। महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ की जिम्मेदारी इन लोगों के हाथों में देकर यहाँ से उदयपुर चले गए थे, गोगुंदा के पहाड़ों में चले गए थे। जब कल्ला राठौड़, जयमल फत्ता ने पूरे किले की मोर्चाबंदी संभाली तो किले की चारों ओर से घेराबंदी हुई थी। तो अकबर ने रात को एक मशाल लेकर घोड़े से किले की चारों दीवारों से पहरा दे रहे थे। तब नीचे से अकबर ने संग्राम नाम की बंदूक चलाई थी। संग्राम नाम की बंदूक से गोली चली जो जयमल जी, कल्ला जी के पाँव में लग गई। अच्छा। पाँव में लगने के बाद सेनापति की जिम्मेदारी किले के ऊपर कि भाई पाँव में गोली लग गई, कल मुझे युद्ध लड़ना है, मैं चाहता हूँ कि मैं युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हूँ और गोली लगने के कारण मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। तो इन्होंने अपने भतीजे फत्ता जी को बुलाया और दोनों एक दूसरे के कंधे पे बैठकर चतुर्भुज रूप में, नीचे कल्ला जी 2 हाथों से तलवार चला रहे, फत्ता जी 2 हाथों से तलवार चला रहे, तो चतुर्भुज रूप में इन्होंने युद्ध लड़ा था और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अकबर ने जब इनको लड़ते हुए देखा कि यम के दूत, कि यमदूत मतलब यम के दूत कहाँ से आए हैं कि जो चतुर्भुज रूप में चारों हाथों से युद्ध लड़ रहे हैं, कि ऐसे वीर योद्धा तो मेरी सेना में होने चाहिए थे। जब ये दोनों सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए तो अकबर ने इन दोनों की मूर्तियाँ बनाकर आगरा के किले के बाहर लगवाई थी। काले हाथी पे बैठी हुई 2 मूर्तियाँ थी। बाद में जो मुस्लिम आक्रांता हुए थे जिन्होंने आगरा पे इन पर राज किया था, उन्होंने वो मूर्तियाँ वहाँ से हटा दी गई है। तो ये कल्ला जी राठौड़, जयमल फत्ता जी जो भारत के इतिहास में अपना बहुत बड़ा महत्व रखते हैं जी। ये जो देखेंगे ये जयमल जी का स्मारक है। कल्ला जी और जयमल जी दोनों बड़ी बहादुरी से वीर गति को प्राप्त हुए थे। अकबर ने इनके मरणोपरांत इन दोनों की मूर्तियाँ बनाकर आगरा के किले के बाहर स्थापित करी थी, काले पत्थर से हाथी पे बनी हुई। अच्छा। फिर बाद में दूसरे राजा मुस्लिम शासकों ने वहाँ से मूर्तियाँ हटा दी। और अभी अपन सेकंड प्रोल से आगे क्या एंटर हो? अभी आप जो सेकंड के सामने जो गेट देख रहे हैं, इस गेट का नाम है भैरव पोल। अच्छा जी। हर गेट किले के ऊपर जाएंगे 7 दरवाजे मिलेंगे आपको। हर गेट पे किसी न किसी भगवान का, किसी न किसी सेनापति का या कोई ना कोई वीर गति प्राप्त हुई है, उन लोगों के स्मारक बने हुए हैं जी। सामने जो आप गेट देख रहे हैं, इस गेट को बोला जाता है जोड़ला पोल। जी। जोड़ला पोल मतलब नाम से ही प्रतीत हो रहा है जोड़ना प्लस करना। तो जोड़ला पोल इसलिए बोला जाता है कि 3 दरवाजे एक साथ जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर बना हुआ है लक्ष्मण पोल, ये जोड़ला पोल, नीचे की साइड में आप जाएंगे तो हनुमान पोल। 3 दरवाजे एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इस गेट को जोड़ला पोल के नाम से जाना जाता है। और ये जो भी आप किले के ऊपर एंट्री कर रहे हैं ना, 7 गेट क्रॉस कर रहे हैं, ये ब्लॉक सिस्टम में है। ब्लॉक सिस्टम उसे कहते हैं कि कठिन रास्ता। अगर कोई भी मुगल आक्रमणकारी या कोई भी सैनिक अगर इस धरती पे हमला करते हैं, किले पे हमला करते हैं, तो इन ब्लॉकों के अंदर फंस जाएंगे। नीचे वाले 10,000 सैनिक मारे जाएंगे, तब जाके किले के ऊपर 500 सैनिक मारे जाएंगे। मतलब इस प्रकार के ब्लॉक बनाए हुए 7 ब्लॉक है। 7 ब्लॉक के अंदर पाडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, तो 7 ब्लॉक सिस्टम में किले की चढ़ाई ऊपर आने का रास्ता बना हुआ है। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं, उस ज़माने के अंदर इतने बड़े किले के ऊपर, चढ़ाई के ऊपर आने के लिए अभी तो सर साधन होते थे, उस ज़माने में कोई साधन नहीं होते थे। तो घोड़ों से आना होता था, बैल से आना होता था, हाथियों से ऊपर आते थे। तो हाथी को प्यास लगती थी, घोड़े को प्यास लगती थी, उनके लिए जगह जगह पे इस प्रकार के कुंड तालाब बनाए गए गेट के ऊपर, ताकि इन कुंडों के अंदर पानी स्टोरेज करके उन जानवरों को उनको पानी पिलाया जा सके। तो सर इतनी गंदगी कर रखी है अभी यहाँ पे? ये सर गंदगी अभी वर्तमान में यहाँ के जो लोकल टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो लोग गंदगी कर रखी है। हाँ, गवर्नमेंट को, पर्यटन विभाग को इनको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखा जाए जी। और सर वो रोड है उसमें वो क्या लगे हुए हैं? सर वो रोड इसलिए लगे हुए हैं, जब कभी इस किले के ऊपर एलिफेंट वगैरह आते थे तो एलिफेंट से क्या है कि गेट को तोड़ने की कोशिश की जाती थी। अच्छा। देखिए जब युद्ध हुए थे, उसके प्रमाण है सामने। अच्छा। देखिए कुछ गेट के ऊपर रोल्स लगे हुए हैं जहाँ पे एलिफेंट के सिर में लगते थे, और नीचे वाले रोल्स टूटे हुए हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि उस ज़माने में जब युद्ध हुए थे, यहाँ पे एलिफेंट को लाया गया था, उन गेटों को तोड़वाए गए थे, जिससे सारे रोड वगैरह डैमेज वगैरह टूट गए हैं जी। अभी अपन खड़े हैं चित्तौड़ किले के ऊपर, रामपोल गेट के ऊपर। रामपोल गेट के पास में आप देखिए इस साइड के अंदर ऊपर एक कुंड बना हुआ है जिसे अपन कहते हैं कुकड़ेश्वर कुंड। कुकड़ेश्वर कुंड से पानी का झरना गिरता है नीचे की साइड में। कौन सा है सर? कुकड़ेश्वर कुंड। कहाँ पे है? ये सामने ऊपर की साइड में बना हुआ, जो पिलर से गए देखिए खंबे, ये घर बने हुए, झंडे लग रहे हैं। हाँ। उसके पास में पानी का कुंड है। अच्छा। तो वहाँ से पानी गिरता है नीचे झरने के रूप में। और इसी जगह पे स्थान देखिए सामने के सामने ये चट्टानें दिखाई दे रही है आपको बड़ी बड़ी किले की दीवार के नीचे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में भारत के अंदर जो जाति लुप्त होने वाली है, उस जाति के अंदर गिद्ध आते हैं।
अच्छा। गिद्ध वो जानवर होता है जो मरे हुए जानवरों को खाता है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है जी। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 से 5 जोड़े गिद्ध हैं जो यहाँ निवास करते हैं और गिद्ध वहीं अपने घोंसला बनाता है जहाँ पे उसके बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। तो आप देखिए वहाँ पे कोई जंगली जानवर, चीता, सांप या वगैरह, कुत्ते वगैरह कोई वहाँ नहीं जा सकता है। तो वहाँ गिद्ध अपने पशु मतलब अपना प्रजनन करते हैं, अपने बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं और बच्चे बड़े होकर यहीं से वापस आसपास के इलाके की जो गंदगी होती है, मरे हुए जानवर होते हैं, उनको खाकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये जो नीचे की साइड में आप देखेंगे, साइड में यहाँ पे हमारे नीचे पानी के झरने के नीचे इसको कहते हैं खाकी जी की कुई। खाकी जी की कुई के नीचे अखाड़ा चलता है। अखाड़ा मतलब लोग यहाँ पहलवानी करने आते हैं और यहाँ से निकले हुए बच्चे भारत में इंटरनेशनल लेवल तक खेले हुए, विदेश तक खेलने गए हैं। और यहाँ के बच्चे जो खेल कूद के जो आगे बढ़ते हैं प्रतिभाएं, उन्होंने पुलिस विभाग में, टीचर्स में, गवर्नमेंट में कई जॉब उन्होंने प्राप्त की है। सामने देखेंगे आप, ये जो गेट है, इस गेट को बोलते हैं रामपोल जी। रामपोल क्योंकि यहाँ प्राचीन राम का मंदिर है। अब देखिए पूजा हो रही है, घंटियाँ बज रही है मंदिर की जी। तो रामपोल के नीचे देखिए एलिफेंट्स बने हुए हैं, कैमल्स बने हुए हैं, हॉर्स बने हुए हैं। एलिफेंट जो होता है ताकत का प्रतीक होता है, तो जिसके पास जितने ज़्यादा एलिफेंट होते थे उस राजा को उतना बलशाली समझा जाता था। जिसके पास जितनी ज़्यादा घोड़े की सेना होगी उस राजा को भी उतना जाना, क्योंकि घोड़े की सैनिक आसानी से युद्ध लड़ सकते थे, एलिफेंट पे बैठा हुआ राजा आसानी से युद्ध लड़ सकता था। मारवाड़ साइड के अंदर हमारे कैमल्स होते हैं। जिस इलाके में रेगिस्तानी इलाका होता है, जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ कैमल्स पाए जाते हैं। तो कैमल्स, हॉर्स और एलिफेंट ये सारी युद्ध के समय यूज किए जाने वाले जानवर थे। तो इनको राजा लोग अपने युद्ध के अंदर इनको पार्टिसिपेट करवाते थे, इनके साथ में रहकर युद्ध लड़ते थे जी। इसके ऊपर देखिए हारस हो गए, सारस कहते हैं हम लोग, जो एक विदेशी पक्षी होता है जो हजारों किलोमीटर की यात्राएं कर कर हमारे मेवाड़ के अंदर बड़े बड़े कुंडे, तालाब हैं, पोखर हैं, डैम है, तो वहाँ पे अपना प्रजनन के लिए आते थे। वहाँ पे उनको खाने के लिए मिलता था। तो जैसे मौसम का क्लाइमेट होता है उस क्लाइमेट के अनुसार वो मेवाड़ के अंदर आते थे और अपना प्रजनन यहाँ करते थे, जिसको हम सारस कहते हैं। सामने गेट के ऊपर देखिए चक्र बने हुए हैं, चक्र के अंदर नीचे मूर्ति बनी हुई है जी। ओके। ये जो सामने आप अभी कुंड विजिट कर रहे हैं, इस कुंड को कहा जाता है कुकुड़ेश्वर कुंड। कुकुड़ेश्वर कुंड के ऊपर, ये किले के ऊपर बना हुआ कुंड है। किले को बनाने के लिए पत्थर की आवश्यकता हुई थी, तो पत्थर नीचे से लाना पॉसिबल नहीं था। इन्हीं चट्टानों को तोड़ा गया, पत्थर निकाला गया। इन पत्थरों को इनको निकाल कर किले की दीवारों में, मंदिरों में, पैलेस में यूज़ किया गया। जहाँ खाली ज़मीन हो गया उसको रिपेयरिंग किया गया और वहाँ बरसात का पानी इकट्ठा किया गया। तो देखिए बरसात, अभी सावन का अभी चल रहा है, बरसात का मौसम, तो ऊपर जो किले में जितने भी कुंड तालाब हैं वो सारे कुंड तालाब अभी ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो उनका पानी ज़मीन के अंदर से रिस के आता है और इस प्रकार से वाटरफॉल गिरता है। अभी देखिए अंदर, इसके अंदर फिश वगैरह हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जानवरों को फिशिंग वगैरह की जाती है, लेकिन यहाँ पे फिश को प्रतिबंधित कर रखा है, कोई इनको मार नहीं सकता है, सुरक्षित रखा हुआ है। क्योंकि सामने मंदिर है भगवान शिव का, हनुमान जी का मंदिर है जी। ये देखिए सामने फिश तैर रही है जी सर, बिल्कुल। ये पीले कलर की दिख रही है फिश आपको जी सर। तो ये ऐसी फिश बहुत पूरे किले के अंदर 84 कुंड है, सभी कुंडों में इस प्रकार की फिश आपको देखने को मिलेगी। अच्छा जी। और पर्यावरण प्रेमी होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है सर। ये जानवर वगैरह देखते हैं, फिश वगैरह तैरिंग जो कर रही है यहाँ पे, तो ये पर्यावरण प्रेमी जो होते हैं, जानवरों की सुरक्षा करने वाले होते हैं, वो लोग इन फिशिंग को यहाँ पे मारने नहीं देते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर देखने के लिए हर कुंड में, तालाब में आपको चीज़ मिलेगी। ये जो आप महल देख रहे हैं, इस महल को कहते हैं रतन सिंह महल। ये सामने जो गेट दिखाई दे रहा है, ऊपर जो गुम्बज बने हुए हैं, उस गुम्बज के ऊपर महल के जो चौकीदार होते थे उनको रखा जाता था। वो चौकीदार इस गेट की रक्षा, महल की रक्षा, कोई महल के अंदर एंट्री कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसकी रिपोर्टिंग करते थे। ये जो पूरा गेट बना हुआ है, पद्मावत मूवी देखी होगी आपने, उस पद्मावत मूवी के अंदर इस गेट को दिखाया गया है। और ये सामने जो ताक बनी हुई छोटी छोटी, तो इसके अंदर उस ज़माने में मशाले वगैरह रखाई जाती थी। अच्छा। ताकि यहाँ पे रात को रोशनी हो सके, तो उसके लिए बनाया गया है। तो इसे पद्मनी महल के नाम से जाना जाता है। अभी अपन चलेंगे नीचे की साइड में, जो इस महल के नीचे, हर महल के बाहर एक पानी स्टोरेज के लिए बनाया जाता था। पानी स्टोरेज के लिए कुंड और तालाब बनाए जाते थे, हर महल के बाहर कंपल्सरी होता था। क्योंकि उस ज़माने में अगर पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा जी। तो पानी यहीं से स्टोरेज किया जाता था। ये पानी वापस महलों के अंदर जाता था, जिसको उस ज़माने के अंदर, ये सीढ़ियाँ वगैरह आप चल रहे हैं, नीचे देख रहे हैं आप लोग, तो ये पानी का तालाब है। इस तालाब के ऊपर रतन सिंह महल बना हुआ है। सामने भगवान का मंदिर है शिव का, सामने गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ पे देखिए हिंदू देवी देवता की मूर्तियाँ बनी हुई है। किले में जितना भी बरसात होती है, बरसात के अंदर सारा पानी यहाँ स्टोरेज किया जाता है जी। तो ये पानी स्टोरेज होने के बाद किले के अंदर महल में नहाने धोने के लिए, पीने के लिए यूज़ किया जाता था। हर देखिए हर जगह पे तालाब के पार पे सुंदर सुंदर स्त्रियों की, पुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। सुंदर सुंदर प्रतिमाएं इसलिए लगाई जाती थी कि उस ज़माने में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति आकर्षित हों जी, इसलिए सारी प्रतिमाएं लगाई गई है।
और इसको रतन सिंह महल के रूप में बताया गया है। सामने देखेंगे गोखड़ा, इसको भी सर गवर्नमेंट ने थोड़ा रिपेयरिंग किया गया है, इसलिए आपको अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा है। सामने की साइड के अंदर ये देखिए ऊपर जो गुम्बद वगैरह हो रहा है। और उस ज़माने में जो इस किले पे महलों पे अधिकार हुए थे, हिंदू आर्किटेक्ट देखेंगे तो हिंदू आर्किटेक्ट के अंदर पीछे गुम्बद देखिए मंदिर के ऊपर, वो लकड़ी लगी हुई है, तो वो हिंदू आर्किटेक्ट है। और ये जो देखेंगे मुस्लिम आर्किटेक्ट है। तो ये जब इन मंदिरों के पे यहाँ पे किले पे अधिकार वगैरह हुए थे तो उनको डैमेज कर इसको परिवर्तित किया करने की कोशिश की गई थी। ये उसके प्रमाण है सारे जी। और ये पानी का कुंड है। और इस कुंड के अंदर देखिए सामने से वो बना हुआ पाल बनी हुई है, वो दीवार बनी हुई है ना सामने, वो पाल ऐसे जा रही जैसे घुमावदार आएंगी अंदर, जैसे वो घूमती हुई जाएगी, फिर घूमते हुए नीचे जाएगी, फिर नीचे जाएगी। और इसके बीच सेंटर में एक छोटा सा कुआं बना हुआ है। अगर अकाल पड़ जाए, पानी खत्म हो जाए, लेकिन इस कुंड के अंदर पानी रहना चाहिए, तालाब में पानी रहना चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी ये दीवार बनी होगी। इस दीवार से आप धीरे धीरे आएंगे नीचे, फिर घूमते हो राउंड द राउंड जाने के बाद किले के इस कुंड तालाब के बीच सेंटर के अंदर पानी का कुआं है। बरसात 2 साल 3 साल अगर नहीं होती है, उस कुंड में पानी जरूर रहेगा। तो वो पानी किले के लोगों के पीने के लिए इनके यूज़ किया जाता था जी। सामने जो आप देख रहे हैं सर, ये है जैन टेम्पल और सामने जैन मंदिर और जैन कीर्ति स्तंभ। बागरवाल संप्रदाय के सेठ जीजा ने इसका निर्माण करवाया था। जीजा ने इसका निर्माण इसलिए करवाया था कि उस ज़माने के अंदर बागरवाल संप्रदाय के जो साधु संत होते हैं, उन्होंने भारत की यात्राएं की थी। उस ज़माने की जो यात्राएं होती थी वहाँ पे काफ़ी कठिन होती थी। जंगलों से गुजरना होता था, पहाड़ों से गुजरना होता था, नदियों से निकलना होता था, और एक राज्य से दूसरे राज्य में एंट्री होनी होती थी। तो आप राज्य से बच जाएंगे, पब्लिक से बच जाएंगे, लेकिन जंगली जानवरों से, नदी नालों, तालाबों से, पहाड़ों से नहीं बच सकते। तो उस ज़माने में उन्होंने यात्रा की थी। जब यात्रा करके वापस चित्तौड़ फोर्ट के ऊपर वो आए थे, तब उन्होंने इसका निर्माण करवाया था बागरवाल संप्रदाय के सेठ जीजा ने। तो इसको कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। 7 मंजिला है, 75 फीट इसकी हाइट है, और जैन तीर्थ के आदिनाथ उनको समर्पित किया गया है ये, और 7 मंजिला है। सामने देखेंगे भगवान आदिनाथ की इनकी मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई है इस मंदिर के अंदर, और जैन संप्रदाय को समर्पित है ये जी। ये जो स्मारक आप देख रहे हैं सर, ये स्मारक वो हैं जो इस इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उस संप्रदाय के जिन संप्रदाय के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए, मेवाड़ की रक्षा के लिए जो अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उन लोगों के स्मारक बने हुए हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई संप्रदाय का कोई ना कोई सैनिक, राजा यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से आप जो चलेंगे नीचे देखने के लिए, तो यहाँ से साइड में आप गेट जो देख रहे हैं, इस गेट को कहते हैं सर सूरज पोल। अकबर ने जब 1577 और 68 में जब किले पे हमला किया था, 4 महीने की घेराबंदी रही थी, अकबर ने जब चित्तौड़ को कैप्चर कर लिया और जीत गया था, तब ये दरवाजे खोल के लेके गया था यहाँ से। तो ये उस जमाने के अष्ट धातु के दरवाजे बने होते थे। फिर उसने दरवाजे आगरा के किले में लगवाए थे। बाद में वो दरवाजे राजस्थान के अंदर सूरजमल जाट है, जो भरतपुर के राजा थे, उन्होंने उस साइड पे मुगलों से युद्ध लड़े थे, और वो दरवाजे खोल के लाकर वापस अभी वर्तमान में भरतपुर के किले में लगे हुए हैं। तो ये बात शायद आपने ना कभी सुनी होगी, ना ही कभी समझी होगी। तो ये दरवाजे सूरज पोल के नाम से जाने जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये गेट देखिए, दरवाजे, इनके पीछे से क्लिप लगाया जाता था, जो दरवाजा आसानी से खोला जा सके, बंद किया जा सके जी। तो ये दरवाजे के अंदर आप देखेंगे पीछे की साइड के अंदर एक खिड़की बनी हुई है, इसको खिड़की कहते हैं। इस खिड़की को पीछे से खोला जाता है। खोले इसलिए जाता है कि रात के समय कोई भी सैनिक वगैरह जब यहाँ पे आते थे, तो इसको ऐसे खेल के ये इस प्रकार से निकाला जाता था। तो रात को सूर्यास्त के बाद ये दरवाज़ा अभी बंद हो जाता है। वर्तमान में बंद होने के बाद कोई भी अगर व्यक्ति किले के बाहर से अंदर एंट्री करेगा, तो उसको यहाँ पे अपनी आइडेंटिफाई करवाना होगा, अपनी पहचान बतानी होगी, फिर वो चित्तौड़ किले के अंदर वो एंट्री कर पाएंगे। और जब आदमी कोई भी व्यक्ति अंदर आ जाता है, तो उसके बाद में इन दरवाजों को वापस ऐसे बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद इनको लॉक किया जाता है। ये लॉक के लिए देखिए कितनी बड़ी सांकल बनी हुई है, हम इसको सांकल कहते हैं। ये सांकल ऐसे लॉक होती है, और दरवाजे के पीछे देखिए आप, ये बड़े बड़े छेद बने हुए हैं। इन छेद को इसलिए लगाए जाते थे किले के पीछे। इस दरवाजे के पीछे छेद बना हुआ है, उस दरवाजे के पीछे छेद बना हुआ है जी। तो छेद क्या है, दरवाजे के उस साइड से इस साइड में आर पार होते हैं। तो जब दरवाजा बंद हो जाता है, तो पीछे से लोहे की रोड को दरवाजे के पीछे डाल देते थे। तो पीछे एलिफेंट वगैरह आते थे, गेट को तोड़ने की कोशिश करते, तो लोहे की रोड दरवाजे को पीछे से सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि किले की दीवार वगैरह डैमेज नहीं हो, दरवाजे डैमेज नहीं हो। इस प्रकार से इसकी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब आप चलेंगे नीचे की साइड में, इधर आइए। पहले आने जाने के लिए 7 गेट इस साइड में यूज किए जाते थे। अच्छा, नीचे 7 दरवाजे बने हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसी साइड से किले पर अटैक किया था। गुजरात का बहादुर शाह 1535 में राजा ने राणा सांगा की पत्नी कर्णावती ने किले की मोर्चाबंदी संभाली थी, उन्होंने उनसे युद्ध लड़ा था। तो इसी साइड से बहादुर शाह ने किले में अटैक किया था। इसी साइड से 1568 के अंदर किले पर अधिकार हुआ था। तो ये 7 दरवाजे नीचे की साइड में, जैसे जैसे नीचे जाएंगे 7 गेट नीचे बने हुए हैं, एक के बाद एक, और नीचे पूरा युद्ध का मैदान है। पीछे की साइड में आप देखेंगे
ये पूरा ग्राउंड बना हुआ है, ये पूरा युद्ध का मैदान है। तो ये युद्ध के दृश्य देख लीजिए। कोई भी सेना आती थी तो यहाँ पोजीशन लेती थी पहले, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे कोई भी सेना आसानी से खड़ी हो सकती है, अपने को हमले करने के लिए अपना वो कंप्लीट कर सकती है। तो उसके लिए ग्राउंड बनाया गया है। पीछे एक पहाड़ देखिए जैसे नेचुरल बना हुआ है, जैसे कोई इंसान सो रहा है। ये उसका सिर है, चेस्ट है, पेट है, नीचे पाँव है। और उस पहाड़ के ऊपर भैया के वो सामने देखिए सर, वो ओधी कहते हैं जिसको शिकारगाह, उस पहाड़ के ऊपर बनी हुई शिकारगाह जैसे ओधी कहते हैं, जहाँ पे राजा लोग शिकार करने जाया करते थे जी। अभी आप नीचे देखेंगे तो ये किले के 7 दरवाजे नीचे से ऊपर आने के लिए जी। जब कोई भी दुश्मन सेना जब अपने 7 गेट क्रॉस कर लेती थी जी। 7 गेट कर ले, जैसे पहला गेट तोड़ा, दूसरा गेट तोड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7 दरवाजे क्रॉस करने के बाद जब सेना यहाँ तक आ जाती तो पूरी ताकत से, पूरे वेग से वो लोग युद्ध करते थे। तो ऊपर वाले भी पूरी ताकत से और वेग से, क्योंकि उनको पता है अगर ये किले का दरवाजा टूट गया जी तो वो लोग किले के अंदर घुस जाएंगे और सर्वनाश और कत्लेआम मचा देंगे इस किले के अंदर जी। तो उसके लिए पूरी ताकत से गर्म पानी, तेल वगैरह, तीर कमान, भाले वगैरह सब ऊपर से जो भी उनके पास सामग्री होती थी युद्ध के लड़ने के लिए, उस पूरी सामग्री का यूज यहाँ किया जाता था, जिसमें तेल, गर्म पानी, रुई, जली हुई लकड़ियाँ, राख और भाले, गर्म पानी, उसके बाद में पत्थर वगैरह वो सब यहाँ से बरसाए जाते थे। और इस गेट को पीछे से सोनिक रोड से सपोर्ट किया जाता था। उसके बाद में हाथी वगैरह जो भी उनके पास पत्थर वगैरह जो भी होते थे कि दरवाजे के पीछे लगा देते थे, ताकि वो किसी भी कंडीशन में गेट नहीं टूटना चाहिए। अगर गेट टूटेगा तो किला में हार गए। अच्छा। किला जीतने की पहली निशानी होती थी गेट को तोड़ना, मेन गेट को तोड़ना। अगर ये गेट टूट गया तो किले के अंदर दुश्मन सेना घुसेगी और इन लोगों की हार हो जाएगी जी। अभी आप देखिए पद्मिनी महल की पाल के पास, जहां आम पब्लिक, आम टूरिस्ट नहीं पहुंच सकता है, चित्तौड़ किले के अंदर एक स्थान है जहां पे 64 देवियों का एक स्थान है। जहां पे आप देखिए यहाँ पे 64 हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धर्म के अंदर देवियों का बड़ा महत्व है। तो 64 देवियाँ बताई जाती है हिंदू धर्म के अंदर। उन 64 देवियों को यहाँ पे एक साथ विराजित किया गया है और कुछ मूर्तियाँ यहाँ से चोरी हो चुकी है। तो आप देखिए यहाँ पे आइए मेरे साथ धीरे धीरे। ये देखिए देवी माँ की मूर्ति है, कोई कालिका माँ है, कोई दुर्गे माँ है, कोई अम्बे माँ है, कोई सारस पे बैठी हुई मूर्तियाँ हैं, कोई भगवान पे, शिव पे बैठी, मतलब नंदी पे बैठी हुई मूर्ति है, कोई हंस पे बैठी हुई मूर्तियाँ हैं, कोई मगरमच्छ पे बैठी हुई है। तो ये देखिए हंस पे बैठी हुई प्रतिमाएँ जो इसके प्रकार से यहाँ पर आगे आएंगे तो इसमें फिर आपको मूर्ति में नया लुक मिलेगा। इस मूर्ति में देखिए वापस जैसे डायनासोर्स होते थे तो डायनासोर्स पर बैठी हुई भगवान की मूर्ति है। इधर आएंगे तो माता जी की मूर्ति हाथ में है। बाकी आपने देखा होगा साधु संतों के हाथ में ही कमंडल होता है। इस मूर्ति में देखिए माता जी के हाथ में भी कमंडल है और उनके अस्त्र शस्त्र साथ में है जो उनके शक्ति के प्रतीक होते थे। यहाँ पर आप आएंगे, आगे आके देखेंगे तो एलिफेंट पे बैठी हुई मूर्ति माता जी की। इधर आगे आएंगे तो ये कोकोडाइल होता है, मगरमच्छ, तो कोकोडाइल पे बैठी हुई भगवान की मूर्ति है माता जी की। इधर आएंगे ये साइड में देखिए ये एक और कोकोडाइल पे बैठी हुई मूर्ति माता जी की। इस साइड में देखेंगे तो इसको बोलते हैं सारस। सारस जो होता है, जो विदेशी पक्षी होता है, यहाँ पे भारत के अंदर प्रजनन के लिए आता है विदेशी से। हजारों मील की यात्राएं कर यहाँ पे आते थे। हाथ में देखेंगे माता जी के हाथ में कमल का फूल है, उनके चक्र है, अस्त्र शस्त्र हैं और शांति के लिए माता जी अगर थे तो उसके भगवान के रूप में आशीर्वाद दे रही है अपने को। इस साइड में आएंगे, इधर आइए, ये वापस देखिए कोकोडाइल पे बैठी हुई मूर्तियाँ हैं। गवर्नमेंट ने इनको नंबरिंग भी कर रखा है। इधर देखिए सर, ये गवर्नमेंट ने इन मूर्तियों को नंबरिंग भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ से कुछ मूर्तियाँ चोरी हो चुकी है। ये देखिए कोकोडाइल पे बैठी हुई प्रतिमा है माता जी की। इस साइड में आप देखेंगे ये मूर्तियाँ और उनके भाई अस्त्र शस्त्र उन्हीं के वो। और यहाँ पे देखिए शेर पे बैठी हुई मूर्ति है, ये शेर के ऊपर बैठी हुई मूर्ति है, हाथ में भोग लगा हुआ है, डमरू है। ये देखिए अस्त्र शस्त्र, वज्र, कमंडल है। और ये देखिए सामने आप देखेंगे ये एलिफेंट पे बैठी हुई मूर्ति है सामने की साइड में। इधर आएंगे वही वापस सारस के ऊपर बैठी हुई नई मूर्ति है। इसके अंदर वापस वही अलग अलग चीज़ें आकृति में है। ये इधर नीचे देखेंगे कोकोडाइल के ऊपर बैठी हुई मूर्ति है, आसन की मुद्रा में मूर्ति है जी, शेषनाग के ऊपर। और ये वापस देखेंगे नंदी जी के ऊपर बैठी हुई मूर्ति है माता जी की। इस साइड के अंदर आएंगे आप, ये देखिए माता जी के प्रतीक हैं, अलग अलग मूर्ति में अलग अलग प्रतीक है। तो हमें पूरी हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अगर आप चित्तौड़ किले पे आएंगे, पद्मिनी महल के पास, भीमलत कुंड के पास 64 देवियों का एक जो स्थान है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो मैं आपको मूर्तियाँ वगैरह दर्शन वगैरह करा रहा हूँ, RSIPS में ये सवाल पूछा गया था कि चित्तौड़ किले के ऊपर 64 देवियों का स्थान किस जगह पे स्थित है। तो अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, SP उन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन उन लोगों ने भी इस जगह के कभी तक आज तक दर्शन नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आज तक कोई भी पब्लिक नहीं पहुँच पाई है। ये देखिए स्नेक पे बैठी हुई मूर्ति है। सामने की साइड में देखेंगे चक्र हाथ में वज्रासन है। और इस साइड में देखेंगे त्रिशूल है, भाला है। माता जी के हाथ में देखिए त्रिशूल है, ये भाला है।
ये नंदी जी पे बैठी हुई मूर्ति है। वापस इधर आएंगे, ये क्रोकोडाइल पे बैठी हुई मूर्ति है। सामने देखेंगे, इधर आइए, ये हॉर्स पे बैठी हुई मूर्ति है। देखिए ये नीचे हॉर्स है, ये बैठी हुई मूर्ति है हॉर्स के ऊपर, वही उनके अस्त्र शस्त्र हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग। और ये देखिए एलिफेंट पे बैठी हुई मूर्ति नीचे दिखाई दे रही है आपको। इधर आएंगे आप, थोड़ा आगे आइए, ये माता जी अब तपस्या की मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति है। इस साइड के अंदर आएंगे आप, ये भी देखिए तपस्या में, हाथ में कलश है, पुष्प है, कमंडल है। इस साइड में देखेंगे आप, यह आसन में बैठी हुई मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति है। इस साइड में देखिए वापस क्रोकोडाइल के अंदर पूरा पीछे कार्विंग डिजाइन्स वगैरह पूरा बना हुआ है। ऐसी मूर्तियाँ आम पब्लिक की नज़रों से काफ़ी दूर हैं। चित्तौड़ जो विजिट करने आते हैं, लेकिन इन मूर्तियों का वो पूरी तरह से लाभ नहीं ले पाते हैं। और उनको उनके हमारे ओरिजिनल इतिहास के बारे में जानकारी भी, ये देखिए हिंदू राजा होते थे उस टाइम के अंदर, उनके सिर के ऊपर जो मुकुट होते थे, ये चोल वंश चाल वंश के राजा जो है उनके मुकुट ऐसे दिखाई देते थे उस टाइम के अंदर। ये नीचे एक पुरुष सो रहा है, उसके सिर के ऊपर, शरीर के ऊपर माता जी ने पाँव रखे हुए हैं। इधर देखेंगे वापस, ये एलिफेंट पे बैठी हुई मूर्ति आ गई वापस आपके सामने। ये वापस नंदी जी के सामने मूर्ति आ गई। और कुछ जगह इनके नाम भी लिखे हुए हैं देखिए, लेकिन समय के साथ में देख रेख के अभाव में ये नाम भी धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। इनको नंबरिंग कर रखा है, लेकिन गवर्नमेंट इनको पूरी तरह से देख रेख नहीं कर रही है। और ये देखिए ये मूर्ति देखिए, अब इनकी आंखें देखिए, जैसे कोई लगता है कि इनके माता जी के कोई सूंड वगैरह भी थी। इनकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी है। ये किसी ने माता जी को अपने कंधों पे तोक रखा है, उस आसन में मूर्ति है। सामने नीचे उनके माता जी के बारे में कुछ लिखा हुआ भी है। ये सारस पे बैठी हुई मूर्तियाँ हैं। इधर आएंगे वापस, ये देखिए सारणवर्त, इनके बारे में कुछ लिखा हुआ मूर्ति के बारे में नीचे। ये मूर्ति है, इस मूर्ति को नंदी जी के साथ बैठा गया है। ये सारस पे बैठी हुई मूर्तियाँ हैं। इधर आएंगे आप, आगे आएंगे मेरे साथ। ये जैसे अपने आप नदी के अंदर होते हैं क्रोकोडाइल्स वगैरह जी, और क्या कहते हैं उनको अपन, जो इनके हाथ पाँव वगैरह ज़्यादा होते हैं, ऑक्टोपस जैसी आकृति की मुद्रा में बैठी हुई है। ये वापस देखेंगे नंदी जी की आकृति में बैठी हुई मूर्ति है। जो एलिफेंट होता है उसकी आकृति में बैठी हुई मूर्ति है नीचे की साइड में। ये देखिए शेर पे बैठी हुई, देखिए शेर पंजा मार रहा है, उस आकृति की मूर्ति है। हाथ में मंदिर की घंटियाँ हैं, दिखाई दे रहा है, त्रिशूल है, भाला है, हाथ में लड्डू हैं, आशीर्वाद देती हुई मुद्रा की मूर्ति है। ये देखिए लोयंस है, लोयन की मूर्ति है, देखिए नीचे लोयन की आकृति में बनी हुई मूर्ति है। इस साइड में देखेंगे आप, इधर भी आप आइए, टाइगर की आकृति में वापिस, इधर वापस सारस की आकृति में बनी हुई मूर्ति है। ये देखिए वापस इस साइड में सारस की आकृति में बनी हुई मूर्तियाँ हैं। और यहाँ से मूर्तियाँ चोरी हो चुकी है देख रेख के अभाव में गवर्नमेंट का। और ये साइड में देखिए नंदी जी पे बैठी हुई मूर्ति है, बंदर है ऊपर। जी सर, कुछ नहीं करेगा, आ जाइए सर। ये सारस पे बैठी हुई मूर्ति है। ये नंदी जी पूरे बड़े प्यार से इनकी गोद में बैठा हुआ नीचे। इधर देखिए ये आसन में बैठी हुई, तपस्या की मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति है। ये देखिए माता जी को अपने कंधे पे तोका हुआ है, जिस आकृति में बनी हुई मूर्ति है जी। और ये संसारिक जी वापस ये देखिए आकृति में बनी हुई है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो मूर्तियाँ थी इस चित्तौड़ किले के ऊपर से गुम हो चुकी है। और ये 64 देवियों का एक साथ स्थान है। आपको किसी अगर हिंदू धर्म में 64 देवियों के दर्शन करने हैं तो आप चित्तौड़ किले पे पधारिए। और गौमुख के अपने पद्मनी महल के पीछे की साइड में भीमलत कुंड के पास में एक तालाब है, वहाँ ये 64 देवियाँ आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी। और ये आम पब्लिक और आम टूरिस्ट की देख रेख से काफ़ी दूर है। अगर किसी को देखने का इंटरेस्ट होगा वही यहाँ तक पहुँच सकता है, क्योंकि इनको देखने के लिए उनमें जज्बा चाहिए कि हमें 64 देवियों के दर्शन करने। और कोई अच्छा गाइड होगा जिसको इनके बारे में जानकारी होगी, वही आपको इस किले के ऊपर आने के बाद इन मूर्तियों को दिखा सकता है, उनके बारे में समझा सकता है। जी सर। ये जो पानी का आप कुंड देख रहे हैं, इस कुंड को कहते हैं भीमलत कुंड। अच्छा। प्राचीन और किंवदंतियों में कहा जाता है कि इस कुंड को भीम ने बनवाया था, किंवदंतियों के अनुसार। किंवदंतियाँ वो होती है जो सुनी सुनाई बातें। तो आप जो कुंड देखेंगे, जैसे मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि जैसे कि किसी इंसान का पैर बना हुआ है जी। सामने देखिए अपने अंगूठा होता है, ये पाँव है अपना जी, ये अपना पाँव बना हुआ है, ये पाँव का अंगूठा है जी। तो सामने सीढ़ी जो बनी हुई है वो पाँव के अंगूठे का हिस्सा दिखाई देता है। अगर ध्यान से देखेंगे अंगूठे के पास की 2 उंगलियाँ छोटी होती है जी। तो ये यहाँ से आप देखेंगे दोनों उंगलियाँ छोटी है, फिर उसके पास में 2 उंगलियाँ और छोटी होती है लास्ट वाली जी। तो यहाँ से यहाँ तक 2 उंगलियाँ छोटी, वैसे 2 छोटी उंगलियाँ लास्ट वाली, ये बीच वाली उंगलियाँ और ये अंगूठा। और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो पंजा, जो अपना पाँव होता है उसका पंजा होता है ये जी। इसको कहते हैं अपन यहाँ से यहाँ तक पंजा जी। अंगूठा, 2 उंगलियाँ छोटी फिर छोटी, यहाँ से यहाँ तक पंजा। और पीछे जैसे जैसे आप घूमेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि जैसे पीछे का ऐसा एडी बना हुआ है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कुंड है किसी इंसान का पाँव बना हुआ है जी। तो इसे भीमलत के नाम से जाना जाता है। किंवदंतियों में कहा गया है कि यहाँ पे इस भीम ने लात मारी थी तो उससे इस कुंड का निर्माण हुआ है, इसलिए इस कुंड को भीमलत के नाम से जाना जाता है। अब स्थान देख रहे हैं, इनको कहा जाता है सती माता। सती माता हिंदू धर्म के अंदर उनको कहा जाता है
जो हमारे गर्भ के अंदर पूर्वज हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो किसी ना किसी रूप में वापस सांसारिक जीवन में हमारे परिवार को महसूस कराते हैं कि आपके परिवार के अंदर सती माता है, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए हमें। तो ये देखिए सामने बोर्ड लग रहा है, इसको लिखा है सती माता। तो सती माता के अंदर पति पत्नी दोनों होते हैं, उन दोनों के साथ में पूजा होती है। तो सती माता की जो अगर पूजा करते हैं घर के अंदर, तो उन लोगों के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, घर के अंदर सुख शांति वगैरह विराजमान होती है। तो यहाँ पे अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग समाज के लोगों की अलग अलग सती माता है। तो पति पत्नी के रूप में दोनों मूर्तियाँ स्थापित है, जिसको हम सती माता के रूप में पूजा जाता है जी। ये जो भी आप देखेंगे, ये भारत सरकार का ऐतिहासिक मोनूमेंट्स है। ये उस ज़माने के अंदर जब राणा कुंभा का मेवाड़ की गद्दी पर राज था, तो राणा कुंभा के समय की बनी हुई जेल है। राणा कुंभा उस ज़माने के सबसे पावरफुल रूलर थे। मेवाड़ स्टेट में जो किले बने हैं, 32 किले राणा कुंभा ने अपने टाइम पे बनवाए थे। अभी अपन देखेंगे चित्तौड़ किले की वो जेल, जहाँ पे राणा कुंभा ने युद्ध के अंदर मालवा के सुल्तान, मालवा मतलब मध्य प्रदेश, जो महमूद खिलजी को बंदी बनाकर इस जेल के अंदर बंदी बनाकर रखा था। ये वो जेल है। उस जेल के अंदर उस टाइम के अंदर हाथों में, पाँव में बेड़ियाँ पहनाई जाती थी। हाथ के अंदर बेड़ियाँ पहनी, पाँव में पहनी थी। फिर चैन सिस्टम से उनको जोड़ जाता था। और उस ज़माने के अंदर जो किसी राजा को अरेस्ट किया जाता था, तो वो इस प्रकार से पाँव को रेगड़ रेगड़ के चलते थे, ताकि इस प्रकार से रेगड़ रेगड़, हाथ पाँव में बेड़ियाँ होती थी, जब वो रेगड़ रेगड़ चल सकता था, मतलब ज़्यादा स्पीड से भाग नहीं सकता है। तो इनकी जो आप देख रहे हैं काय कोठड़ी है, इस कोठरी के अंदर वो नहीं जा सकते थे, बाहर कूद के नहीं जा सकते, क्योंकि उनके हाथ पाँव में बेड़ियाँ होती थी। और फिर उसके बाद में उन लोगों को, ये जो आप देख रहे हैं, इस कोठरी के अंदर बेड़ियाँ लगाकर दोनों हाथों को और उसके अंदर छोड़ दिया जाता था। तो ये वो कोठड़ी है। और इसको ऊपर से इसलिए बनाया गया है कि बरसात से वो उनकी सुरक्षा हो सके। सामने देखिए नीचे से पानी अंदर नहीं जा सके, इसके लिए बनाई गई। तो ये वो कोठड़ी है जहाँ राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को बंदी बनाकर यहाँ रखा था। और 6 महीने हिंदू राजा थे तो दरिया दिल होते थे, तो 6 महीने बाद संधि कर उसको छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे उस ज़माने के अंदर 14वीं शताब्दी में राणा कुंभा के द्वारा गिरफ्तार महमूद खिलजी को बंदी बनाकर रखा गया था। ये वो कोठड़ी है, जैसे जेल कहते हैं हम जी। कैदी होते थे, उनके लिए वॉशरूम वगैरह बनाए जाते थे, तो वो इसी जेल के अंदर रहते थे। और ये उनके वॉशरूम वगैरह हैं, जहाँ पे वो यूज़ किया करते थे उनके लिए जी। और कुछ समय के लिए उनको इस कोठरी से बाहर निकाला जाता था, ताकि वो थोड़ी देर धूप वगैरह ले सकें। और चारों तरफ से विंडोज़ ओपन कर रखे हैं, ताकि सांस वगैरह ले सकें, हवा का कॉन्टैक्ट उसके, बारिश की सुरक्षा के लिए इस प्रकार से ऊपर से बनाया गया है। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं, ये रानी पद्मावती का महल है, हमारी विरासत हमारा गौरव। तो ये जो महल है, यहाँ साइड में आप देखेंगे, यहाँ से रानी पद्मावती के बारे में भारत सरकार के द्वारा जो ऑथराइज जानकारी है, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो यहाँ से बताया जाता है कि रानी पद्मावती अपने टाइम के अंदर यहाँ निवास करती थी। सामने जो देखे गेट देखेंगे, ये पद्मिनी महल का प्राचीन गेट है, जिस पर पूरा कार्विंग आर्ट डिजाइन्स वगैरह दिखे थे। सूर्य दिखेगा, चक्र देखेंगे आपको इसके अंदर। और सामने जो QR कोड लगा हुआ है, यहाँ से टिकट विंडो है, यहाँ से आप स्कैन करके टिकट वगैरह ले सकते हैं। और ऑफलाइन भी टिकट लेना होता है, तो ऑफलाइन टिकट यहाँ से 2 किलोमीटर आगे टिकट विंडो भारत सरकार का, वहाँ से टिकट मिलता है। और यहाँ से आप QR कोड से टिकट वगैरह बना सकते हैं। सर कितने की रहती है टिकट? टिकट रहता है, ऑफलाइन रहता है 40 रुपये का जी, और स्कैन करते हैं तो 35 रुपये का टिकट है। अच्छा। जो ये सीधा भारत सरकार के खाते का टिकट है। अच्छा। भारत सरकार में रहता है। तो ये भी आप जो देखने जा रहे हैं, ये पद्मिनी महल है। ये पद्मिनी महल के द्वार बने हैं, प्राचीन द्वार है, और यहाँ रानी पद्मावती अपना निवास करती थी। सामने जो पूरा गार्डन वगैरह बना हुआ है, इसको भारत सरकार ने भी मेंटेन किया हुआ है। वो जो मेहराब बने हुए हैं, जो रूम वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे रानी की दासियाँ वगैरह बैठकर रानी मीटिंग वगैरह किया करती थी। तो ये रानी की दासियों के इनके मीटिंग हॉल हैं, तो रानी वगैरह मीटिंग करने के लिए बनाए जाते थे। सामने की साइड में आप देखेंगे, लेफ्ट में राइट के अंदर ये जो पेड़ लग रहा है खजूर का, इसके अंदर जो गेट बना हुआ है, उस ज़माने में पर्दा सिस्टम चलता था। पर्दा सिस्टम ये होता था कि हिंदू महिलाएँ अपने घर से बाहर निकलती है तो घूंघट से निकलती थी, और घरों के अंदर जो रहती थी तो मेन गेट के सामने से एक दीवार बनाई जाती थी। वो दीवार ये होती थी कि कोई भी पराया पुरुष अगर महल के अंदर या घर के अंदर एंट्री करता है, तो उसके सामने दीवार बनाई जाती थी, तो सीधा लेडीज से कांटेक्ट नहीं कर पाए जी। इसका ये प्रमाण है कि घर के अंदर कोई भी एंट्री कर रहा है तो दीवार बनी हुई है। दीवार बनने होने से घर के अंदर कोई पराया पुरुष एंट्री नहीं कर पाता था, इसके लिए दीवारें वगैरह बनाई जाती थी जी। तो ये सामने गेट है। फिर बाद में घर से बाहर निकलती थी लेडीज़ तो घूंघट में निकलती थी, तो उसको घूंघट पर्दा कहते हैं। सामने रूम है जहाँ मीटिंग वगैरह हॉल है। ये इधर दासियों के क्वार्टर्स है, जहाँ पे रानी की दासियाँ वगैरह रहती थी। ये सारा आप देखेंगे इस साइड के अंदर। आइए इधर आइए, मैं सर आपको इधर से दिखाता हूँ आपको जी। दासियों के रूम वगैरह देखेंगे आप इस साइड के अंदर। तो दासियाँ अलग अलग होती थी, कोई मेकअप करने वाली होती थी, कोई खाना बनाने वाली होती थी, कोई रानी का मनोरंजन करने वाली होती थी। तो ये दासियों के रूम वगैरह बने हुए हैं। इस साइड के अंदर उस ज़माने के वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं। इधर देखेंगे आप वॉशरूम वगैरह,
पीछे की साइड में वॉशरूम बने हुए हैं इधर। अच्छा हाँ, और ये रानी का, इसको कहते हैं जनाना पैलेस। जनाना मतलब सिर्फ लेडीज़ लोगों की रहने की जगह। जी। समय के साथ में इन पर छतें वगैरह थी, सारी डैमेज हो चुकी है, टूट चुकी है, काफ़ी प्राचीन है। कुछ गवर्नमेंट ने इसको रिपेयरिंग किया वगैरह है, जिससे दीवारों वगैरह जो गिरनी नहीं चाहिए है, जैसे एज इट इज जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में वो रहनी चाहिए। हम इसको बोलते हैं गोखड़ा। गोखड़ा मेवाड़ के अंदर बोला जाता है। गोखड़े को तात्पर्य ये होता है कि घर के अंदर अपन खिड़की बनाते हैं, बालकनी बनाते हैं ना, तो अब ये बोलेंगे खिड़की बालकनी। और वर्तमान उस जमाने के अंदर इनको गोखड़े कहते थे, जिसको अभी वर्तमान में आप खिड़की वगैरह कहते हैं। और ये भूल भुलैया जैसा बना हुआ है, ये महल जो है भूल भुलैया जैसा। आप इधर से उधर से जाएंगे तो अगर आप रास्ता मालूम नहीं है, आप इधर उधर चले जाएंगे तो रास्ता भटक सकते हैं जी। तो ये भूल भुलैया जैसा बना हुआ है। आइए इस साइड में मेरे साथ आइए आप। आपने सुना होगा कि इतिहास के अंदर कि रानी को शीशे से दिखाया गया था। सुना होगा रानी को शीशे से दिखाया गया था सर। तो मैं आपको उस रूम में ले चल रहा हूँ जहाँ पे सुल्तान के द्वारा रानी का प्रतिबिंब देखा गया था परछाई के रूप में। अच्छा, तो ये वो रूम है। आइए मेरे साथ में। समय के साथ में यहाँ पे वो खिड़की वगैरह शीशे वगैरह नहीं है अभी। प्राचीन काल के अंदर जब सुल्तान आया था तो यहाँ खड़ा था, सामने कमरे बने हुए हैं, यहाँ शीशे वगैरह लगे थे। शीशे भी डैमेज हो चुके हैं, ये सामने ऊपर से। और पीछे के सामने रानी का महल है, इधर देखिए आप। आइए, वो सामने जो देखेंगे रानी का महल है, थोड़ा आगे से देखेंगे और आगे ले जाइए तो यहाँ रानी रहती थी इस महल के अंदर। गर्मी के मौसम में साल के 4 महीने। ये जो आप खिड़की दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर, इस खिड़की के अंदर बताया जाता है रानी खड़ी थी और वहाँ से उसका प्रतिबिंब शीशे में आता है। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है यहाँ से, तो उस रिफ्लेक्शन का दिखाई देता है। और ये एक गाइड पिक्चर आई थी देवानंद की जी। गाइड पिक्चर में गाना था आज फिर उसका वहीदा रहमान वगैरह थी ना, देवानंद वगैरह, तो वो यहाँ शूटिंग किया गया था। वहीदा रहमान पीछे थी जी, देवानंद यहाँ थे और यहाँ से वो दिखाया गया था उसके अंदर रिफ्लेक्शन। अच्छा। इसलिए ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो गई जी। ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो गई शीशे वाली बात कि वहाँ पे वो खड़े थे, वहाँ पे थे। इस गाइड पिक्चर के अंदर दिखाया गया था पूरा। ये अगर आप गाइड मूवी देखते हैं तो उसके अंदर आपको पूरी जानकारी इसके अंदर मिलेगी। तो ये परछाई जो है वो पानी में से आई थी या सर? नहीं, डायरेक्ट ऊपर से खिड़की, वो खिड़की दिख रहा है ना, वहाँ से पानी के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, वहाँ का रिफ्लेक्शन सीधा कांच में होता है। अच्छा, पानी का रिफ्लेक्शन सीधा। हाँ, तो मतलब फेस टू फेस नहीं देखा था उसमें उसको। अपन चल रहे हैं महल के इस साइड के अंदर। ये पूरा गार्डन बगीचा है। लेफ्ट में अंदर देखेंगे, यहाँ से रानी बाहर जाकर नाव से होकर महल में जाती थी, पानी नाव से, बोटिंग से। अच्छा, यहाँ से बोटिंग से? हाँ, नीचे नाव पहुँचती थी रानी की। नीचे गेट है क्या इसका? हाँ सर, ये गेट बना हुआ है, नीचे जाने का रास्ता है। नीचे पानी की पाल बनी हुई है। अच्छा। वहाँ रानी की नाव पड़ी रहती थी। नाव से बैठकर रानी पूरे पानी के तालाब में भ्रमण करती थी और फिर पानी वाले महल में जाती थी। तो ये वो जगह है जहाँ पे रानी पद्मावती नीचे जाया करती थी। अच्छा जी। और ये क्या बनाया है, डोम? ये रूम वगैरह बने हुए अलग अलग सर। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग रूम बने हुए हैं। ऊपर जो चिड़िया बैठी हुई है वहाँ पर, उसके ऊपर कमल का फूल होता था जिस पर सूरज की रोशनी गिरने से वो लाइटिंग करता था। समय के साथ में टूट चुका है वो। और इस साइड में देखेंगे बेल्जियम गिलास। ऊपर आइए सर, सामने जो बना हुआ है ये गर्मी के मौसम में बैठने के लिए होता था। राजा रानी यहाँ पे चौपर वगैरह खेलते थे, समय का मनोरंजन करने के लिए आया करते थे। ऊपर बना हुआ बेल्जियम गिलास, जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी गिरती है तो उसमें 7 कलर की रोशनी निकलती है। अच्छा, इसको बेल्जियम गिलास कहते हैं जी। ये बेल्जियम से मंगाया गया था, इसलिए इसको बेल्जियम गिलास कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्नेक जो घूम रहा है, इस स्नेक से हमें बच के रहना चाहिए। अगर इसने हमको काट लिया तो 10 मिनट भी आप लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। ब्लैक सांप है, इसके अंदर काफ़ी जहर होता है। और ऐसे सांप ये चित्तौड़ किले के अंदर काफ़ी घूमते हैं, क्योंकि चित्तौड़ किले के अंदर चंदन के पेड़ पाए जाते हैं जी। चंदन के पेड़ वगैरह है किले के अंदर, इसलिए ऐसे सांप वगैरह हर जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमें कहीं पर भी भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए, तो ऐसे सांप वगैरह से बचना रहना चाहिए। अगर आप लापरवाही से चलेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए कहीं पर भी आप घूमने फिरने जाएँ तो अभी बारिश का मौसम है, ऐसे जानवरों से बच के रहिए आप लोग जी। बिल्कुल, इन सब जानवरों से बच के रहिए। हाँ, बच के रहना चाहिए। कारिंदर है क्या ये? हाँ सर, ये इसका मतलब नाग है ये। हाँ, नाग है। हाँ। अगर आपने इसको डस लिया तो बिल्कुल कोई चांस नहीं आपके बचने के। इसका जोड़ा और है साथ में। हाँ, तो यहीं पे घूम रहा होगा, दोनों पति पत्नी होंगे जी सर। चलिए चले। तो दोस्तों आप सब कभी आए तो ध्यान रखें इस तरीके की चीज़ों का जी। ये स्नेक की चित्तौड़ किले के विजय स्तंभ के पास में है जी। और ये विजय स्तंभ है, गौ कुंड है, ये यही आ रहा है अपने इधर ही आ रहा है। ये आगे की तरफ चलते हैं फिर। हाँ, अभी क्या है, मौसम भी वैसा है ना, बारिश वाला, तो भाई ध्यान रखें इस तरीके से जो सांप वगैरह आते हैं। अब वो कहाँ गया है, कहाँ से आ जाएगा कोई पता नहीं है इसका। सामने जो आप देख रहे हैं इस गेट को कहते हैं पूर्वी जौहर द्वार। पूर्वी जौहर द्वार के ऊपर जितने भी हिंदू देवी देवता की मूर्तियां देखिए, हर मूर्ति कहीं ना कहीं से डैमेज है। जब इस किले पे हमले हुए थे
हम लोग के बाद में किले को अधिकार में लेने के बाद में पूरे किले को नुकसान पहुंचाया गया था। तो हर हिंदू देवी देवता की मूर्ति कहीं ना कहीं से डैमेज है, तो इसको पूरी द्वार कहते हैं। सामने देखेंगे आप साइड के अंदर ये मूर्तियाँ देवी देवताओं की, देखिए पूरी मूर्ति खंडित है, किसी का हाथ किसी के पैर। और ये देखिए नरमुंड की माला, नरमुंड मतलब इंसानों की खोपड़ियों की माला, तो ये नरमुंड की माला पहनी हुई है माता जी ने, तो ये नरमुंड की माला है। सामने देखेंगे आप, इसे कहते हैं विजय स्तंभ। 1432 में मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा, उनके समय 2 राजाओं ने हमला किया थे। एक तो गुजरात के राजा थे जिनका नाम था अहमदाबाद के अहमद शाह, एक मध्य प्रदेश के महमूद खिलजी। राणा कुंभा ने अपनी बड़ी बहादुरी से, वीरता से दोनों सुल्तानों को युद्ध में परास्त किया। जब जीत के आए तो उसकी याद में बनाया गया विजय स्तंभ। ये विजय का प्रतीक है, 9 फ्लोर का है, 122 फीट लंबा है और ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ी है। इसके अंदर हिंदू देवी देवता की मूर्तियाँ स्थापित है। अभी गवर्नमेंट ने 2018 से बाद में इसको ऊपर जाना बंद कर दिया है। ऊपर देखेंगे आपको अशोक चक्र मिलेगा, नीचे देखेंगे चारों द्वार पे साइड के अंदर भगवान शेर मिलेंगे, शेर होता है ताकत का प्रतीक। एलिफेंट मिलेंगे, एलिफेंट होता है ताकत का प्रतीक। तो सारी चीज़ आपको दिखाई देगी आपको ऊपर। और पूरे अंदर गणेश जी, महाभारत, रामायण काल सभी टाइम की मूर्तियाँ इसके अंदर स्थापित की गई है और मेन विष्णु को समर्पित किया गया है। और राजस्थान पुलिस का लोगो अभी वर्तमान में ये जी। और RS IPS का जो एग्जाम देते हैं, इस टावर के बारे में कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। RS IPS के एग्जाम में अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, जो चीज़ आपने कभी नहीं पढ़ी, तो हमें विजय स्तंभ के बारे में अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हम आगे जाके किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो विजय स्तंभ से कोई ना कोई क्वेश्चन निकल के जरूर आता है जी। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी यहाँ पे। हिंदू नारी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी कंडीशन तक जा सकती है, बस शर्त है वो हिंदू नारी अपने पति के प्रति होने चाहिए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे हमला किया था, वहाँ के राजा युद्ध हार गए, तो वहाँ की सारी लेडीज़ पानी के कुंडों में, तालाबों में कूद गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन्होंने उन महिलाओं को बारिश से कुंडों से बाहर निकाला, उनके साथ बदतमीजी की। फिर वो चित्तौड़ पे आया 1303 में लड़ने के लिए। किले की घेराबंदी हुई। राजा रतन सिंह 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद रतन सिंह जी जब युद्ध हार जाते हैं जी, ये जो पूरा प्रांगण दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे रानियों ने उस ज़माने में अग्नि प्रज्वलित किया और अपने आप को अग्नि के समर्पित कर दिया। अग्नि के समर्पित करने के पीछे ये मेंटेलिटी होती थी कि ये रानियाँ चाहती थी कि भाई हमें जीते जी तो ये मुगल पाना तो दूर की बात है, मरने के बाद हमारा मृत शरीर भी इनके हाथ में नहीं आना चाहिए जी। ऐसी भावनाओं के साथ में रानियाँ अग्नि प्रज्वलित कर अपने आप को अग्नि के समर्पित करती थी कि जीते जी पाना दूर की बात है, मरने के बाद मेरा मृत शरीर भी इनके हाथ में नहीं आना चाहिए, मेरी परछाई भी इनको नहीं मिलनी चाहिए। तो अपने आप को आग में जला के ख़त्म करना मंजूर करती थी, बल्कि वो उनको उठा के ले जाते, उनके साथ बदतमीजी करते, उनके इंसल्ट करते। तो इससे अच्छा हम अपने आप को आग में जला ले। तो ये जौहर भूमि है। यहाँ जौहर 3 प्रकार के हुए थे जी। तीनों जौहर हुए थे। 1303 में रानी पद्मावती ने किया, रतन सिंह जी की रानी थी। 1535 में राणा सांगा जो थे उनकी रानी कर्णावती ने किया। तीसरा जौहर हुआ इस किले के ऊपर अकबर के समय जन जौहर, जिसमें सभी जाति की, सभी वीर योद्धाओं की रानियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये वो जौहर स्थल है जहाँ पे रानियों ने अपने आप को अग्नि के समर्पित किया था जी। सामने जो आप गेट देख रहे हैं, इस गेट को बोलते हैं पूर्वी जौहर द्वार, उस गेट को बोलते हैं उत्तरी जौहर द्वार। पूरब जौहर द्वार इसलिए पूरब दिशा में, उत्तरी जौहर द्वार उत्तर दिशा में। सामने छोटे छोटे मंदिर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उस जमाने के सती स्थल है। पहले सती प्रथा चलती थी, फिर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराई थी। उनके साथ में एक अंग्रेज शासक भी था, उसने भी उनका सहयोग किया था सती प्रथा को बंद कराने के लिए। सामने जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, इसे समिधेश्वर मंदिर कहते हैं। सामने जो आश्रम बना हुआ है, मंदिर के जो पुजारी है उनके रहने करने के लिए बनी हुई है। सामने भगवान का शिव का मंदिर है। अब आप चलिए नीचे अपन चल के देख के आएंगे गौमुखी कुंड जी, जहाँ पे किले के सारे कुंडों का पानी एक जगह इकट्ठा होता है और वो पानी 12 महीने गिरता रहता है वहाँ पे। अच्छा। तो हम चलेंगे अब नीचे गौमुखी कुंड जी। अभी अपन चलेंगे देखने के लिए गौमुखी कुंड जी। ये गौमुखी कुंड है। ये जो लेडीज चने बेच रही है, चने इसलिए बेचे जाते हैं कि नीचे पानी के कुंड में काफ़ी मछलियाँ मिलेगी आपको देखने के लिए, रंग बिरंगी जी। तो ये नीचे चलेंगे, आइए। अब आपको दिखाने ले चल रहा हूँ गौमुखी कुंड। ये द्वार देखिए, ये द्वार उस टाइम पे इसलिए बनाए जाते हैं कि ये पहाड़ी के नीचे बना हुआ है। तो चट्टानों को काट काट के स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ बनी हुई है, नीचे जाएंगे। जैसे जैसे नीचे जाएंगे आप लोग तो सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलाई देगी। आइए इस साइड में मेरे साथ। ये प्राचीन जैन टेम्पल है, जैन मंदिर बना हुआ है इस साइड में। आ जाइए। ये पूरे किले की पहाड़ी को काट के बनाए गए रास्ते हैं, इसलिए आपको काफ़ी स्टेप चल के नीचे जाना होगा। नीचे जो आप देखेंगे साइड में वो लिखा हुआ वेलकम बोर्ड लग रहा है, जहाँ पे नीचे भगवान शिव की एक मूर्ति है। 24 घंटे 12 महीने पानी गिरता रहता है। इसे कुंड को गौमुखी कुंड कहते हैं। तो किले में जितने भी कुंड हैं, 84 कुंड, उन सबका पानी यहाँ के इकट्ठा होगा। ये पानी 500 फीट की गहराई से वापस वाटरफॉल के नीचे के द्वारा नीचे गिरेगा। इधर आइए सर आप जी, इधर आइए मेरे साथ।
ये देखिए सामने सर नीचे, अभी आपको मैंने बताया था नीचे कि चित्तौड़ किले के ऊपर 84 कुंडे 7 तालाब है, उन सब का पानी ओवरफ्लो होने के बाद बरसात में यहाँ इकट्ठा होता है और ये पानी 500 फीट की गहराई से वापस कंटिन्यू 12 ही महीने पानी नीचे गिरता है। आप नीचे गए थे, देखा था वाटरफॉल गिर रहा झरना, नीचे भगवान शिव का मूर्ति देखा, जैसे आपने बाहुबली मूवी देखा था उसमें जैसे भगवान शिव का अभिषेक होता है वाटरफॉल गिरने के बाद नीचे शिव जी की मूर्ति से, तो भी आप नीचे चल के देखेंगे तो वहाँ से जो वाटरफॉल 24 घंटे कंटिन्यू गिरता है। वो नीचे तो देखिए मंदिर बना हुआ है, बावड़ी बनी हुई है, वो जयवंता बावड़ी है जो आपने नीचे से मैंने आपको बताई थी आपकी जानकारी के लिए, तो उसे जयवंता बावड़ी के नाम से रहता है। पुराने शहर के अंदर देखिए पुराना सिटी है, ये राजा महाराजाओं के टाइम की बस्ती बनी बसी हुई बस्ती, बिल्कुल देखिए घर बिल्कुल पास बने हुए हैं जी। तो स्पोर्ट्स टाइप बने हुए, नीले नीले मकर बने हुए हैं। तो इस पूरी इलाके में 40 बावड़ियाँ बनी हुई है। 40 बावड़ियाँ इसलिए कि किले का जितने भी पानी किले में स्टोरेज होगा, कुंड तालाब फुल हो जाएंगे, उसके बाद में इस कुंड में इकट्ठा होगा गौमुख में और ये 500 फीट की गहराई से नीचे जाएगा। नीचे जाने के पानी वेस्टेज नहीं चला जाए तो उन बावड़ियों में उनको सप्लाई किया जाता था। तो उस ज़माने की पब्लिक पीने नहाने धोने के लिए पानी का यूज़ क्या करती थी। इस साइड में देखेंगे यहाँ पर रानियाँ वगैरह नहाने के लिए आया करती थी। नीचे ये नीचे बने हुए हैं, ये रानी का चेंजिंग रूम है जहाँ रानी अपने कपड़े वगैरह चेंज किया करती थी, ये उनका चेंजिंग रूम है। नीचे भगवान शिव की मूर्ति है जो हमेशा पानी में डूबे रहते हैं और नीचे अंदर की साइड में शिव जो कबूतर बने हुए हैं उसके नीचे शिव जी की मूर्ति है। अच्छा। शिव जी भगवान पानी में हमेशा 24 घंटे डूबे रहते हैं। अच्छा। तो इस कुंड को गौमुखी कुंड कहते हैं। और 4 धाम की हमारी यात्रा की जाती है। हमारे मेवाड़ के लोग 4 धाम की यात्रा करने के बाद अगर चित्तौड़ आके गौमुख कुंड का स्नान नहीं करते हैं तो उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। अच्छा। 4 धाम की यात्रा करने के बाद आपको चित्तौड़ आना है, चित्तौड़ आने के बाद में इस गौमुख कुंड में स्नान करना है तो आपकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। जी जी, ऐसा गौमुख कुंड कहा जाता है। ये उस ज़माने का बाज़ार लगता था यहाँ पे। इस बाज़ार को कहते हैं नगीना बाज़ार, जौहरी बाज़ार, मोती बाज़ार, कपड़ा बाज़ार। तो अरब देश से जो व्यापारी व्यापार करने आया करते थे वो अपनी यहाँ पे शॉप वगैरह लगाया करते थे। गुजरात बल्दरगाह से जो व्यापारी आया करते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें लाई जाती थी जिस चीज़ें सारी एंटीक होती थी, जैसे रेशम का कपड़ा हुआ, पश्मीना हुआ, हीरे पन्ने हुए, सोना चांदी हुआ, हीरे जवाहरात हुए, तो वो सब चीज़ें ला के शॉप लगती थी। और मेवाड़ स्टेट के जितने भी राजा होते थे तो हर राजा अपनी रानियों को इनको यहाँ पर लेकर आकर यहाँ पे वो शॉपिंग वगैरह किया करते थे। तो इसको नगीना बाज़ार, जौहरी बाज़ार, मोती बाज़ार के रूप में आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। चित्तौड़ किले पे कभी भी आप पधारें तो इस बाज़ार को भी आप विजिट कीजिएगा। इस बाज़ार का नाम है नगीना बाज़ार, जौहरी बाज़ार, मोती बाज़ार, कपड़ा बाज़ार। जी। सिंगल के मोती सुना होगा, पद्मावत मूवी के अंदर आपने, राजा रतन सिंह सिंगल के मोती लेने गए थे तो ये मोती बाज़ार है। तो यहाँ पे मोतियों का इनका व्यापार हुआ करता था। अच्छा जी। अभी जो आप देखने जा रहे हैं इस महल को कहते हैं फतेह प्रकाश महल। अभी इसको गवर्नमेंट ने राजस्थान म्यूज़ियम के रूप में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। अभी आप चलेंगे म्यूज़ियम के अंदर, आइए मेरे साथ में, आइए आपको मैं म्यूज़ियम के बारे में बताता हूँ, जानकारी देता हूँ। म्यूज़ियम जो विजिट करेंगे, इस म्यूज़ियम का गवर्नमेंट ने 22 रुपये टिकट रख रखा है। इसके अंदर तलवारें, ढाले, बंदूकें, मूर्तियाँ वगैरह पड़ी हुई है उस टाइम की, जो किसी न किसी युद्ध में किसी न किसी प्रकार से काम में ली गई थी। अभी आप चलेंगे, सामने राजाओं के बारे में जानकारी दी गई है, चित्तौड़ किले के बारे में जानकारी दी गई है। मैं आपको टिकट विंडो पे ले चलता हूँ। इस किले का टिकट जो है 22 रुपये का टिकट है। यहाँ से आपको टिकट लेना है, फिर आपको चित्तौड़ किले के अंदर म्यूज़ियम के अंदर विजिट करना है। मैं रुपेंद्र गिरी गोस्वामी आपको चित्तौड़ किले का म्यूज़ियम विजिट करा के लाऊँगा। मेरे नंबर है 6350664966। और चित्तौड़ किले को विजिट करने के लिए अच्छी तरह से कम 3 घंटे का समय निकाल के कभी भी आप आइए तो 3 घंटे का समय निकाल के आपको आना होगा। यहाँ से अपन टिकट लेंगे 22 रुपये का। आ जाइए सर, यहाँ से टिकट लेंगे। एक टिकट, एक टिकट, 1 टिकट, एक चेंज नहीं बॉस। चित्तौड़ किले का 40 रुपये का टिकट, 20 रुपये का टिकट, आपने 22 रुपये का टिकट विजिट कर लिया है। आप आइए, देखिए, इधर आइए सर, यहाँ पर आइए सर। ये जो महल देखेंगे आप, इस महल का जो द्वार देख रहे हैं, इस द्वार पे देखिए सामने एलिफेंट है। एलिफेंट को पेड़ को तोड़ते हुए दिखाया गया है। मावत इसको एलिफेंट को चला रहा है और सामने पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई कर रहा है एलिफेंट। ये देखिए दरवाजे के ऊपर, इस दरवाजे के अंदर जितने भी फूल बने हुए हैं, कोई फूल डबल रिपीट नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से एक एक फूल बना हुआ है, एक एक बार में एक ही फूल है, कोई डबल रिपीट नहीं किया गया। ऊपर देखेंगे, लिखिए फतेह प्रकाश महल। ये महल जिसके ऊपर रोशनी गिरने पर ये लाइटिंग होता है, चमकता है, नेचुरल। आप आइए, ये किले का प्रवेश द्वार है इस महल का। आज साइड में आएंगे। अभी जो आप चित्तौड़ किला विजिट कर रहे हैं सर, इधर आइए। ये 13 किलोमीटर पहाड़ पे बना हुआ किला है। आप इसको देखेंगे, इस जगह को जो ये जो पॉइंट है किले का, इसको बोलते हैं लाखोटा बारी। ये लाखोटा बारी है। आप इधर आएंगे, अभी आपने देखा होगा चित्तौड़ किले के बारे में,
ये रतन सिंह पैलेस है, ये किले का विलेज है, ये बाण माता मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर है, ये रतन सिंह तालाब है। इस साइड के अंदर आएंगे फतेह सिंह म्यूजियम है, थोड़ा इस साइड के अंदर कुंभा पैलेस, विजय स्तंभ, गौमुख कुंड, शमिदेश्वर मंदिर, मीरा टेम्पल, पद्मावती जटाशंकर मंदिर, इस साइड में टेम्पल, रानी पद्मावती का सती स्थल, गौमुख कुंड, जयमल पल्ला की छतरियाँ, ये जैन टेम्पल, सूरज फॉल, सामने फत्ता जी का हवेली जो अकबर से फाइट करते हुए मारे गए थे, ये काली का टेम्पल, आगे देखेंगे ये पद्मनी महल जो आगे की साइड में फोर्ट के ऊपर बना हुआ है, ये लाकोटाबाड़ी, ये ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे उस ज़माने में सैनिक लोगों को ट्रेन किया जाता था युद्ध में लड़ने के लिए, तो आपस में प्रैक्टिस की जाती थी। इस साइड के अंदर देखेंगे जेल बनी हुई है, ये जेल वो है जहाँ पे युद्ध के समय राणा कुंभा ने मध्य प्रदेश के महमूद खिलजी को बंदी बना के रखा था। आगे आते हैं, ये चतरंग तालाब आता है, यहाँ से किले का विजिट होता है। ये राज किला, पिता के बाद जब किसी का राज तिलक किया जाता था ना, पुत्र पिता के मरने के बाद जी, तो ये राज किला कहते हैं इसको। यहाँ पे नया राजा चुना जाता था मेवाड़ का जी, मेवाड़ का नया राजा इस गद्दी पे चुना जाता है, इसको राज किले के रूप से जाना जाता है। सामने देखेंगे ये मरगवन है, गवर्नमेंट इसको बायोलॉजिकल पार्क बनाने में चल रहा है प्रोसीजर इसका। इस साइड में आएंगे, यहाँ पे जो बना हुआ है, अकबर ने किले पे हमला किया था तब इस साइड के अंदर एक पहाड़ी बनाई थी उसकी, कृत्रिम पहाड़ी, एक आदमी को एक सोने की तगारी डाली मिट्टी, आपको सोने की मोहर मिलेगी, वहाँ उसने तोप लगाकर किले की दीवार तोड़ी थी। तो ये वो जगह है जहाँ से अकबर ने किले के अंदर एंट्री किया है। अब आप इधर आइए सर, ये वो राजा हैं जिनको कहा जाता है बप्पा रावल। बप्पा रावल भारत के सबसे प्रतापी राजाओं में गिनती, इनका रियल नाम था कालभोज। बप्पा रावल 9 फीट लंबे थे, इन्होंने अपने जीवन में काबुल, कंदान, ईरान, इराक वहाँ तक फाइट किया था। बप्पा रावल के सबसे भारत में प्रतापी राजाओं में गिनती आती है। और उनके साथ में जो इनके जो गुरु थे वो थे हारिती ऋषि। हारिती ऋषि के शिष्य थे बप्पा रावल, और ये कामधेनु गाय को चलाते हुए बड़े हुए थे। ये राणा कुंभा है। राणा कुंभा ने गुजरात और मध्य प्रदेश के राजाओं से युद्ध लड़ा था। राणा कुंभा एक अच्छे आर्किटेक्ट थे, अच्छे इंजीनियर थे, एक अच्छे शासक थे। सामने बाद में देखेंगे इन्हीं के वंशज हुए थे आगे राणा सांगा। राणा सांगा ने अपने जीवन में बाबर से फाइट किया था। बाबर ने क्या किया था, युद्ध में पूरा टारगेट किया इनको, तो जितने भी उसके तीरंदाज थे बोला राणा सांगा के ऊपर अटैक किया जाए, सभी तीरंदाजी के द्वारा। तो राणा सांगा की उसमें आग चली गई थी, हाथ कट गया था, पूरी बॉडी गायब हो गया था, पैरालिसिस कंडीशन में आ गए थे। तो भारत के इतिहास में बप्पा रावल का, राणा सांगा का अलग ही महत्व बताया गया है। ये भगवान गणेश की प्रतिमा है। भगवान गणेश के बारे में भी आपको जानकारी होगी। भगवान गणेश की जब शादी नहीं होती है तो भगवान गणेश की सूंड इस साइड में होती है, और जब भगवान गणेश की शादी हो जाती है तो उनकी साइड इस साइड में होती है सूंड। अभी आप देखेंगे इस साइड के अंदर ये महाराणा उदय सिंह है, महाराणा प्रताप के फादर। इनके टाइम पे अकबर ने इस किले पे हमला किया था। तब ये किला अकबर जब जीत गया था तब राणा उदय सिंह ने कल्ला राठौर, जयमल पत्ता, राव टूडा, केसरिया जी, राव चुंडा जी ऐसे योद्धाओं को किले की जिम्मेदारी दी, और यहाँ से वो युद्ध नीति के तहत किले से बाहर निकलकर गोकुलदा चले गए थे जी। ये महाराणा उदय सिंह भोपाल सिंह जी हैं। इनके पहनाव में देखिए अंग्रेजों की जैसी झलक दिख रही है। तो इनके टाइम पे मेवाड़ स्टेट को इंडिया का हिस्सा बनाया गया था। और ये जितने भी राजा हुए अलग अलग टाइम के अंदर मेवाड़ की गद्दी के ऊपर राजपूत शासक हुए थे। इन्होंने अपने जीवन में मेवाड़ की गद्दी को संभाला, और इतने राजाओं ने अपने टाइम के अंदर मेवाड़ की गद्दी पर राज किया था। अब आइए इधर चलेंगे सर। अब ये जो महल देख रहे हैं आप लोग, ये बादल महल है कुंभलगढ़ किले के अंदर। ये जो पॉइंट है, यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आप ये देखिए इस साइड में, ये महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। तो महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई, पिता का नाम था उदय सिंह। तो महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ हुआ था कुंभलगढ़ किले के अंदर। और ये कुंभलगढ़ किले के अंदर बादल महल है। ये आप उदयपुर जाएंगे तो फतेह प्रकाश महल है, उदयपुर का सिटी पैलेस है। ये देखिए सामने सिटी पैलेस, उदयपुर के महल वगैरह। और अभी जो आप किला महल विजिट कर रहे हैं, इस महल को कहते हैं फतेह प्रकाश महल। इधर आइए आप, फतेह प्रकाश महल के रूप में जाना जाता है। गवर्नमेंट ने भी इसको 4 भागों में कन्वर्ट किया हुआ है। सामने से देखेंगे यहाँ पे आप साइड के अंदर, यहाँ से लेके जब आदिवासी पत्थरों से शिकार करते थे तो पत्थर से लेके तीर, कमान, ढाले, तलवारें, बंदूकें, उन सब के जो हथियार यहाँ पड़े हुए हैं। फिर क्या है, राजा लोग अपनी बॉडी की सुरक्षा करते थे, जिसे कहते हैं जीरे बख्तर। तो जीरे बख्तर भी यहाँ पे अंदर पड़े हुए हैं, जो उस ज़माने में युद्ध में काम में ले जाते थे। सामने की साइड में देखेंगे, वहाँ से यहाँ तक किले की पूरी पेंटिंगें पड़ी हुई है, जिसके अंदर किले के सारे के बारे में जानकारी दी हुई है। सामने जो कक्ष है, इसमें महाराणा प्रताप का बुत लगा हुआ है कि महाराणा प्रताप कैसे दिखाई देते थे। ऐसा सारा एक एक करके देखेंगे अभी कैसा। अभी आप जी अभी अंदर चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, कौन सी जानकारी किस जगह पे है। अच्छा। मैं आपको ले चलता हूँ अंदर, और हर पॉइंट के बारे में आपको एक एक चीज़ के बारे में
समझाता हूँ। जी। और अभी ऊपर की साइड में शीश महल वगैरह बने हुए हैं, दरबार लगा हुआ है। अच्छा। दरबार ये अभी गवर्नमेंट के क्या है कि अभी दोनों पार्ट बंद है, अभी नीचे का पार्ट खुला हुआ पूरा। ये आदिवासी लोग जो होते थे पत्थरों से शिकार करते थे, तो ये पाषाणकालीन हथियार है। इन हथियारों से आदिवासी लोग अपना जीवन यापन करते थे, जानवरों को मार के खाते थे। अच्छा। पाषाणकालीन औजार है ये सामने देखेंगे सर, ये जो तीर कमान वगैरह यूज़ किए जाते थे, इन तीर कमानों को युद्ध में काम लिया जाता था। अगर तीर दो प्रकार के होते थे, सिंपल तीर से अगर किसी के लगता है तो किसी के बचने के चांस रहते हैं, लेकिन अगर इन तीर के ऊपर जहर लगा दिया जाता है तो आदमी के बचने के चांस नहीं, क्योंकि उनके ब्लड में मिक्स हो जाता है वो। सामने औजार है, कुराड़ी वगैरह है, अलग अलग जो युद्ध में काम लिए जाते थे। सामने भाले वगैरह हैं, भालों के द्वारा युद्ध में काम लिए हुए भाले सारे। ये सोल्जर्स हैं, इस प्रकार सोल्जर्स अपनी ड्रेस वगैरह पहनते थे युद्ध में लड़ने के लिए। और इस सिर पे जो कैप लगी हुई है, ये उनके सिर की रक्षा करती थी तलवारों से इनसे। और इस साइड में आप भाले देखेंगे, ये देखिए भाले हैं। इन भालों पे देखिए उर्दू में लिखा हुआ है। ये भाले बहुत डेंजर होते थे। इन भालों को अगर किसी के पेट में डाल दिया जाता था, शरीर में डाल देता था, उसको घुमा दिया जाता था तो बॉडी के अंदर के सारे पार्ट्स कट जाते थे। ये गेंडिया है, आसा है। इन हथियारों को गेंडिया आसा के नाम से जाना जाता है। इन हथियारों को गुंजा, अंकुश के रूप में जाना जाता है, जो युद्ध में काम लिए जाते थे। इस साइड में आएंगे, ये तलवार कक्ष है। यहाँ पे तलवारें होती थी, तलवारों को युद्ध में काम में लेता था। देखिए राजपूतों के अंदर तलवार रखना एक शान की बात होती थी। तो छोटे बच्चे होते थे, उनको बचपन से तलवार रखना सिखाए जाते थे। तो छोटे राजकुमार होते थे तो बचपन से तलवार रखते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते थे फिर एक अच्छे योद्धा और अच्छे शासक के रूप में उनकी पहचान होती थी। ये जो तलवार है, किसी पे हाथी दांत का काम हो रहा है, किसी पे सोने के मूठ का काम हो रहा है, किसी पे चांदी का काम हो रहा है, तो ये अलग अलग मूठे और अलग अलग तलवारें हैं जो युद्ध में काम ली जाती थी। और ये मुगल लोगों की तलवारें होती थी। देखिए मुगल लोगों की, जिसके अंदर वो देखिए उर्दू में भी लिखा हुआ है इसके बारे में, नागफण कहते हैं, दोनों तरफ धार होती है। तो कोई मतलब क्रूरता, हथियारों में भी क्रूरता दिखाई दे रही है आपको। और सामने भी हथियार है, तलवारें वगैरह हैं इस साइड के अंदर। अब अपन चलेंगे बंदूक कक्ष में, जहाँ बंदूकें वगैरह रखी हुई है। ये देखिए सर, ये बंदूक कक्ष है। इन बंदूकों को उस ज़माने में किले की सुरक्षा के लिए यूज़ की जाती थी। सैनिक लोग, सोल्जर्स यूज़ करते थे। ऐसी बंदूकें आपने केसरी मूवी देखी होगी, केसरी मूवी के अंदर भी ये बंदूकें दिखाई गई है। जी जी। अब आप देखेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप इस प्रकार से दिखाई देते थे। ये महाराणा प्रताप का बुत है। महाराणा प्रताप दो तलवारें रखते थे। अगर युद्ध लड़ते हुए महाराणा प्रताप की तलवार गिर जाती है तो दूसरी तलवार अपने दुश्मन को देकर फिर वो युद्ध लड़ते थे। मतलब महाराणा प्रताप किसी सिंगल मतलब युद्ध नहीं लड़ते थे, निहत्थे के ऊपर हमला नहीं करते थे। और ये पूरा बंदूक कक्ष है ये। और ये रॉकेट, अभी वर्तमान में अपन इनको रॉकेट लॉन्चर कह सकते हैं। इनको बारूद भर के चलाया जाता था कंधे पे रख के। ये बंदूक की दानियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी बंदूक होती थी। पूरा बारूद भरा जाता था, कंधे पर रखा जाता था, फिर इनको चलाया जाता था। और फिर उसके बाद में अंग्रेज आ गए। ये अंग्रेजों के समय की राइफल्स वगैरह हैं जो देख रहे हैं आप लोग, इसमें बारूद भर के युद्ध में काम में ली जाती थी बारूद को, तो इसको बंदूक की नाल कहते हैं। अभी वर्तमान में इसको रॉकेट लॉन्चर भी कह सकते हैं। इस साइड में देखेंगे आप लोग, ये जो दिखाई दे रही है ये पिस्टल्स वगैरह हैं। ये पिस्टल्स अलग अलग समय यूज़ की जाती थी। अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय ये वाली पिस्टल आ चुकी थी। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ ये पिस्टल्स के रूप में कन्वर्ट होने लगी। सामने देखेंगे यहाँ बारूद, इनमें बारूद भरा जाता था, इनको बारूद दानिया कहते हैं। ये गन पाउडर रहता था इसके अंदर, गन पाउडर, बारूद दानिया। ये ढाल कटार है। युद्ध के समय इसको कमर पर लगाई जाती थी। तलवार वगैरह अपने हाथ से छूट जाती थी तो इन ढालों से और इन बालों से, इनसे कटारों से युद्ध लड़ा जाता था, तो इनको ढाल कटार के रूप में जाना जाता है। यह है जीरे बख्तर। जीरे बख्तर उससे कहते हैं अपनी बॉडी की सुरक्षा के लिए काम में आता था। इसके तलवारों ढालों से इनसे अपनी सुरक्षा होती थी, तो इसे जीरे बख्तर के रूप में जाना जाता है। राजा लोग इस प्रकार इस ड्रेस को पहनकर युद्ध लड़ा करते थे। ये बॉडी की सेफ्टी के लिए बनाया जाता था। इससे पहनने से सीधा तलवार से सीधा हमला नहीं हो पाएगा, तीर आपके शरीर में नहीं लगेंगे, इससे आपकी सुरक्षा होती थी। और ये कैप है, इन कैप जैसे ये कैप है, ये सोल्जर्स के लिए होती थी, ये राजा लोगों के लिए होती थी। इस कैप को अगर यहाँ से लोग हटा देंगे तो ये कैप का यहाँ तक आ जाएगा। अगर आपके तलवार की मारेगा कोई भी तो ये आपके सिर पे, नोज पे, आइस पे अटैक नहीं हो पाएगा। और इससे अपने शरीर की रक्षा होती थी। और इस कैप के ऊपर जो कलंगी लगती है ना, उस कलंगी से पहचान होती थी कि राजा है, सेनापति है, सिपह सालार है। तो जिसकी जैसी पोस्ट होती थी उस प्रकार उस कलंगी के ऊपर उस प्रकार का उसका चिन्ह होता था। तो इसको कैप कहते हैं, जिसको अभी वर्तमान आप हेलमेट कह सकते हैं। ये उनके बूते हैं। राजा लोगों का डांस करके मनोरंजन किया करती थी।
तो ये नृत्यांगनाएं वगैरह होती थी, संगीतकार होते थे, आर्टिस्ट होते थे, जो राजा लोगों का मनोरंजन किया करते थे। ऐसे वाद्य यंत्र बजाया करते थे ये लोग, सामने देखेंगे आप, मनोरंजन करने के लिए, क्योंकि राजा लोग बहुत हार्ड वर्क करते थे। अरे ये पुरुष आदिवासी पुरुष होते थे, इस प्रकार से वो दिखाई देते थे। और ये बच्चा है, भक्ति की मुद्रा में लीन है। ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, अभी आपने चित्तौड़ फोर्ट जो विजिट किया था, तो चित्तौड़ फोर्ट के ऊपर ये किले के द्वार, प्रवेश द्वार हैं, ये रानी पद्मावती का महल है। इस प्रकार से ये आगे फत्ता जी की हवेली है, काली का मंदिर है, आगे तालाब कुंडे बने हुए हैं, ये रानी का जोर स्थल है, सती स्थल है, विजय स्तंभ है, मीरा टेम्पल है, फतेह प्रकाश म्यूजियम व्हाइट वाला जो भी आप विजिट कर रहे हैं, ये किले का गांव है, जैन टेम्पल, जैन कीर्ति स्तंभ। और किले पे जाने के लिए इस प्रकार के 7 दरवाजे आपको क्रॉस कर किले में एंट्री करने होंगे आप, तब आप किले के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। ये देखिए, मुगल जब हमला करते थे तो किले के ऊपर इस प्रकार से तोपें लगाई जाती थी। तो अकबर जब युद्ध लड़ने जाता था तो अपने साथ में इतिहासकार को लेकर जाता था। 3 आदमी होते थे, एक तो आंखों देखा हाल राइटिंग में लिखने वाले, और एक आंखों देखी घटना को पेंटिंग के रूप में बनाने वाले। तो जो इतिहासकार साथ में लेके जाता था अकबर, जब युद्ध होते थे तो पूरी युद्ध की घटना को देखकर उसका विवरण वो बुक्स में लिखते थे। उस बुक का नाम है अकबरनामा। तो ये जो सारे चित्र देख रहे हैं अकबरनामा से लिए हुए चित्र हैं। ये देखिए, किले की दीवारें तोप चला के डैमेज कर दी गई थी। तो यहाँ के किले के जो कारीगर होते थे, रातों रात दीवार को रिपेयरिंग कर देते थे ताकि अगले दिन मुगल सेना किले के अंदर नहीं घुस पाए। तो ये देखिए, सारे किले की दीवारें टूटी हुई है। अभी आप किले के ऊपर आए थे तो आपने किले का पहला गेट क्रॉस किया था, इसका नाम है पाडल पोल, सेकंड भैरव पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। 7 दरवाजे क्लोज करने के बाद आप किले में एंट्री हुए हैं। ये ब्लॉक सिस्टम में बने हुए 7 गेट। कोई भी सैनिक अगर किले में एंट्री होता तो फर्स्ट गेट है, इसको तोड़ने के बाद यहाँ आएंगे, या बाघ सिंह जी का स्मारक है, या भैरव सिंह जी का स्मारक है। यहाँ पे कल्ला राठौड़ जयमल पत्ता की छतरियाँ बनी हुई है। ये गणेश पोल है, यहाँ पे भी हजारों सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ये जोड़ला पोल, देखिए ये लाइन सीधी मिल रही है, देखिए इस गेट से जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई है। फिर आप किले के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो अभी जो आप बाई कार से जो ऊपर आए हैं, पहले रास्ते बने हुए थे, सीढ़ियाँ बनी हुई थी। क्या थी? इन सीढ़ियों से आप ऊपर घूम के आते थे। ये रास्ते वगैरह गवर्नमेंट ने बनाए वापस, RCC रोड वगैरह। और ये अकबरनामा से सारे चित्र लिए हुए हैं, उनकी जानकारी। मैंने आपको बताया था कि सोल्जर्स लोग किले की दीवार पर चढ़ाई करते थे तो ऐसे बाले वगैरह लेके उनको रोका जाता था, गर्म पानी, तीर कमान वगैरह डाला जाता था उनको रोकने के लिए इस किले के ऊपर। अभी आप किला घूमते हैं तो इस किले के अंदर देखिए इतना महल है, कुंड है, तालाब है, ये सारी जानकारी है। इन सबको आप देखते हैं तो पूरा किला विजिट हो पाता है आपके। ये सामने देखेंगे आप, ये देखिए जोहर स्मारक। जोहर प्रदर्शनी करने से पहले महिलाओं के हथेलियों के निशान। हिंदू महिलाएं जब जोहर करती थी उससे पहले सिंदूर में अपने हाथों को भिगोकर दीवार पर लगाती थी। उसके बाद में इनको इस प्रकार से बनाया जाता था कि ये रानियां उन्हें जोहर किया था। अकबर के हमले में चित्तौड़ किले के अंदर 13,000 वीर महिलाओं ने आग में कूदकर जोहर किया था। तो ये अकबर ने खुद अकबरनामा में लिखा हुआ है कि चित्तौड़ किले की मुहिम मेरी पूरी हुई तब 13,000 हिंदू महिलाओं ने इस किले के अंदर जोहर कर लिया। ये देखिए, बाकी जो लेडीज होती थी, VIP महिलाएं अपने महलों में इनमें करती थी, बाकी महिलाएं अपने किले के दीवारों में करती थी। ये देखिए, युद्ध के समय किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के सर कटे हुए हैं, किसी का पैर कटा हुआ है। ये महिलाएं, ये देखिए इनका सर कटा हुआ है, इनके दर्द देखिए अलग अलग पड़े हुए हैं। तो ये युद्ध के समय इतनी क्रूरता दिखाई जाती थी। और अकबर कभी खुद लड़ने नहीं जाता था, अकबर अपनी छावनी में रहकर पूरा युद्ध का दृश्य देखता था। तो ये अकबर अपनी छावनी से पूरा युद्ध का दृश्य देख रहा है और ये सोल्जर्स उनको जानकारी दे रहे हैं कि युद्ध में क्या कंडीशन है, अभी किस पोजीशन के ऊपर हम लड़ रहे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दर्शाई गई है इसके अंदर। ये जो देखते हैं चित्तौड़ किले का फोर्ट है, 305 हेक्टेयर में चित्तौड़ किला फैला हुआ है। इधर आइए, ये कुंभलगढ़ का व्यू है, राणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ किला। अब आगे जाते हैं राजस्थान के अंदर, तो ये रणथंभौर का किला है जहाँ जलालुद्दीन ने हमला किया था। ये गागरोन का किला है। आगे जाएंगे राजस्थान के अंदर आपको आमेर फोर्ट मिलेगा। फिर आगे आएंगे तो जैसलमेर का किला मिलेगा। ये राजस्थान के जितने भी किले हैं, चित्तौड़ का किला है, ये देखिए ये चित्तौड़ का किला है, विजिट करने आप लोग आते हैं। फिर जाते हैं कुंभलगढ़, ये कुंभलगढ़ का किला है, ये रणथंभौर का किला है, इस प्रकार से आप देखिए। फिर आगे जाएंगे गागरोन का किला मिलेगा, पानी के चारों तरफ से घिरा हुआ मिलेगा। फिर आप देखेंगे आमेर फोर्ट, इस प्रकार से आमेर फोर्ट है आपके। फिर आगे जाएंगे जैसलमेर, तो जैसलमेर का किला। और राजस्थान के अंदर इस प्रकार से आपको पूरा विजिट करने से पहले जानकारी होनी चाहिए, रोड की जानकारी होनी चाहिए, रास्तों के बारे में, मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए। उसी हिसाब को आपको चित्तौड़ किले के ऊपर विजिट करने के लिए मेवाड़ के अंदर राजस्थान में घूमना चाहिए।
ये पूरे चित्तौड़ राजस्थान के बारे में जानकारी है। जी। ये जो आप देखते हैं ये तोपें हैं, ये तोपें यूज के अंदर यूज की जाती थी। इस तोप को हिंदू राजा अपने युद्ध के समय इस्तेमाल किया करते थे। देखिए इसके ऊपर एक देवी की मूर्ति बनी हुई, कमल पे बैठी हुई, तो ये इससे प्रतीत होता है कि किसी न किसी हिंदू राजा के समय की बनी हुई तोप है, जो किसी न किसी हिंदू राजा ने यूज की है। इस तोप के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी आप देखिए, ये जानकारी मिलेगी आपको। और ये जो छेद दिखाई दे रहा है आपको, ये जब इन तोपों को चलाया जाता था तो इसके अंदर एक रस्सी डाल के, बारूद की जो रस्सी होती डाली जाती थी, और उसके अंदर अग्नि डलाने के बाद इस तोप को चलाने वाला आदमी, उसके पास में पानी के बड़े बड़े हौद बनाए जाते थे, कुंड वगैरह, यहाँ पे आग लगाने के बाद उस हौद में कूद जाते थे, क्योंकि ये तोपें जो चलती थी उसकी जो गर्जन होती थी, उस गर्जन से उनके कान के पर्दे फट जाते थे। तो ये तोपें देखिए, छोटी बड़ी तोपें। ये साइड में आप देखेंगे, ये उस ज़माने के अंदर जो थी, खाना बनाने के लिए आटा पीसा जाता था गेहूँ का। आप इस साइड में देखेंगे, ये जो तोप है, इस तोप का नाम है गर्जगामिनी। ये तोप राणा सांगा ने बाबर से युद्ध में लड़ने के लिए काम में ले गई थी। ये पूरी अष्टधातु से बनी हुई तोप है, और इन तोपों को जब चलती थी युद्ध में लड़ने के लिए, ये देखिए सारी सामने कंडीशन देखिए। तोप जब नहीं चलती थी उससे पहले महलों की ये कंडीशन हुआ करती थी। जब ये तोप चलती थी तो उसके बाद में इस प्रकार से उनकी क्षति होती थी। सामने देखेंगे आप, ये देखिए तोप चली, तोप के चलने के बाद किले की दीवारें वगैरह टूट गई है, सैनिक लोग ऊपर से नीचे गिर गए हैं, और जगह जगह लाशें बिखरी हुई पड़ी है। तो ये इसको तोप को गर्जगामिनी के रूप में किया जाता है, और इसको राणा सांगा ने अपने जीवन में यूज़ किया थे। अच्छा, इधर आइए। उसके बाद में दूसरे राजाओं में यूज़ किए। ये छोटी छोटी तोपें हैं, ये जो किले की दीवार वगैरह होती थी, उन किले की दीवारों के वगैरह में लगाकर बुरुज से इन तोपों को यूज़ किया जाता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, किले के ऊपर जो सामग्री मिली हुई है गवर्नमेंट को, वो सारी सामग्री यहाँ पे भारत सरकार ने अपने द्वारा सुरक्षित रखी हुई है। तो ये तोपखाना बिल्डिंग के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे भगवान की इनकी मूर्तियाँ वगैरह हैं, छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी तोपें वगैरह, किले की खंडित प्रतिमाएँ वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो आपको देखने के लिए टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पे देखने के लिए इनको। तो ये तोपखाना बिल्डिंग कहा जाता है इसको। इस साइड में आए पाएंगे, ये भारतीय पुरातत्व विभाग का सुरक्षित स्मारक है, जहाँ पे सरकार द्वारा जो भी किले के अंदर चीज़ें हैं, तोपें वगैरह यूज़ में की जाने वाली, वो सब यहाँ रखी हुई है। और इनको बैलगाड़ियों से, हाथियों से, इनसे घोड़ों से इनसे खींच के ले जाया जाता था। इस साइड के अंदर, इस साइड में पानी के बर्तन वगैरह हैं जो यूज़ किए जाते थे। ये छोटी छोटी तोपें आपको आगे देखने को मिलेगी। ये इस प्रकार से देखिए, किले के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर से तोपें लगाई जाती थी। ये दिखाई दे रहा है आपको पेंटिंग। और सामने वो पानी के बर्तन वगैरह हैं, पुराने टाइम के जो बर्तन उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे। अब इधर आएंगे आप, इस साइड में ये मूर्तियाँ जो किले के ऊपर जगह जगह पड़ी हुई खंडित की हुई प्रतिमाएँ हैं, वो सारी प्रतिमाओं को यहाँ पे रखा गया अंदर, जो गवर्नमेंट ने अपने द्वारा सुरक्षित रखा जा सके। अलग अलग समय के अंदर टूटी हुई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ पड़ी हुई है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित की गई है। सामने जो हवेली दिखाई दे रही है आपको, वो हवेली भामाशाह की हवेली है। भामाशाह वो थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को पैसा फाइनेंस किया था अकबर से लड़ने के लिए। उनका महल है जो पूरा वर्तमान में खंडर कंडीशन में हो चुका है, टूटा फूटा। आप इधर आएंगे, ये देखेंगे इस साइड के अंदर, ये सारे हिंदू देवी देवताओं की, शिव की, पार्वती जी की, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, इनकी प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जी, जो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित की हुई है। और ये मुगलों के समय पूरी मूर्तियों को इनको डैमेज किया गया था, खंडित किया गया था। आप आइए, सामने देखेंगे एक शिवलिंग है, जो उस टाइम के अंदर जो हिंदू राजा इसको यूज़ करते थे, उनके बारे में हिंदी में लिखा हुआ है कि कब तोप बनी थी, किसने बनाई थी और किसने इसको यूज़ किया गया है, ये जानकारियाँ वगैरह है। इस साइड के अंदर आप आएंगे आगे, इस तोपखाना बिल्डिंग के बाहर आपको और भी मूर्तियाँ वगैरह देखने को मिलेगी। कुछ पत्थर ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे कुछ मुस्लिम शासकों के द्वारा उर्दू वगैरह में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सारे पत्थर वगैरह डैमेज हो चुके हैं। और स्तंभ वगैरह हैं, पुरानी मंदिरों की मूर्तियाँ वगैरह हैं, शिवलिंग वगैरह बनाने के लिए मंदिरों के आर्ट जो पत्थर यूज़ किए जाते थे, उन पत्थरों को सबको यहाँ सुरक्षित करके रखा गया है। इसे कहते हैं श्रृंगार जौहरी। श्रृंगार जौहरी, यहाँ राणा कुंभा थे, उनकी पुत्रियों की शादी हुई थी, तो ये श्रृंगार जौहरी के रूप में इस स्थान को जाना जाता है। सामने जो मंदिर है, इन मंदिरों को भी बाद में तोड़कर दूसरे रूप में इनको रूप देने की कोशिश की गई थी, जिसके प्रमाण आपके सामने हैं। ऊपर देखिए, हिंदू मंदिर का आर्किटेक्ट अलग है, इसका जो दूसरे धर्म के लोगों ने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी, उनके प्रमाण आपको सामने देखने को मिलते हैं। और ये दीवार जो बनी हुई है, इस दीवार को बोलते हैं बनवीर की दीवार। ये सामने दीवार बनी हुई है, बनवीर की दीवार इसलिए बोलते हैं कि उदय सिंह और बनवीर भाई थे। बनवीर जो था राणा सांगा का भतीजा था, और उदय सिंह जो थे राणा सांगा के तीसरे लड़के थे। तो राजकाज के लिए उसने उदय सिंह की हत्या करने की कोशिश की गई थी। तो बचपन के अंदर एक लेडीज़ थी पन्ना दाई, उसने अपने पुत्र का बलि देकर उदय सिंह को बचाया था। अच्छा। उसका पुत्र था चंदन।
बनवीर जब उदय सिंह को मारने आता है तो पन्ना दाई बच्चे चेंज कर देती है, अपने बच्चे को उदय सिंह के बिस्तर पे सुला देती है और उदय सिंह को यहाँ से बाहर निकाल कर कुंभलगढ़ भेजती है। और बनवीर आके पन्ना दाई से पूछता उदय सिंह कहाँ सो रहा है, तो वो माता अपने बच्चे को बताती है उदय सिंह यहाँ सो रहा है, बल्कि उसकी जगह होता है कौन है, चंदन पन्ना दाई का लड़का। तो ये वही बनवीर की द्वारा बनाई हुई दीवार है कि कभी उदय सिंह बड़ा होकर इस प्रॉपर्टी के लिए वापस झगड़ा करेगा, ऐसा मांगेगा, तो उसने दीवार बना दी किले के बीच में, तो उसको बनवीर की दीवार के रूप में जाना जाता है। अभी जो देखने जा रहे हैं सर आप, इसे कहा जाता है नौलखा भंडार। नौलखा भंडार इसलिए कहा जाता है कि उस ज़माने में राजा महाराजा अपने समय के अंदर इसके अंदर पैसे रखते थे। अच्छा। तो ये पैसे रखने का बैंक था उनका। आप अंदर चलिए, आइए अपन देख के चलेंगे अंदर। आज चित्तौड़ शहर के अंदर किले पे विजिट करेंगे नौलखा भंडार। इस नौलखा भंडार के अंदर उस ज़माने का पैसा रखा जाता था। पैसा इमरजेंसी, जैसे अपन लोग घर के अंदर सेविंग करके रखते हैं कोई इमरजेंसी के लिए, तो राजा लोग सेविंग करके रखते थे। तो ये आप चलेंगे इधर देखने के लिए, मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि अंदर पेड़ वगैरह झाड़ी वगैरह बहुत लग रहा है। तो ये नौलखा भंडार आप देखेंगे यहाँ से। इसके अंदर ये पैसे सामने जो गुम्मत बना हुआ है, गुम्मत के नीचे राइट लेफ्ट में देखेंगे ये गेट लग रहा है। ये गेट अभी गवर्नमेंट ने लगा रखा है। अंदर पूरा खजाना रखा जाता था, पैसे रखने का था ये, यहाँ राजा लोग अपना खजाना रखते थे। ये भी वर्तमान में अभी टूरिस्ट की पोस्ट से बहुत दूर है। कभी चित्तौड़ किले पे आने वाले टूरिस्ट की जानकारी के अभाव में इस नौलखा भंडार को देखा नहीं जाता है, और अभी साफ़ सफाई भी नहीं हो रही गवर्नमेंट के द्वारा। अभी अपन चलेंगे नौलखा भंडार के ऊपर की साइड में। तो ये नौलखा भंडार के ऊपर की जाने की सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई है, काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व वाली जगह है ये। कुछ आने वाले टूरिस्ट को कम से कम चित्तौड़ किले के अंदर आने तो नौलखा भंडार, इन मंदिरों के बारे में, इनके बारे में थोड़ा जानकारी वगैरह होना चाहिए। जी अभी अपन चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आइएगा सर। जी। सीढ़ियाँ वगैरह थोड़ी इस प्रकार से प्राचीन है जी, कहीं गिर नहीं जाए, लग नहीं जाए आपके। यहाँ से अपन चल रहे हैं चित्तौड़ किले के ऊपर नौलखा भंडार को विजिट करने के लिए। अभी हम पहुँच चुके हैं नौलखा भंडार के ऊपर। ये देखिए सर, ये नौलखा भंडार का जो दृश्य है, इसके नीचे गुम्बद बना हुआ है। यहाँ नीचे पैसा रखा जाता था, नीचे की साइड के अंदर। अच्छा। ये किले की प्राचीन दीवार बनी हुई है, और यहाँ से उस ज़माने में जब कभी युद्ध वगैरह होते थे तो ये देखेंगे आप, कोई भी सोल्जर्स होते थे तो यहाँ से गर्म पानी वगैरह डाला जाता था सोल्जर्स को लिए रोकने के लिए युद्ध के समय। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें आप दिखाई दे रही है आपको, और ये सारे नौलखा भंडार के पार्ट हैं। हम काफ़ी अभी चल के आए थे, इसलिए थोड़ा थकान हो गया है नीचे जी। ये भी पूरा भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। किले के अंदर सामने जो हवेली बना हुआ है, वो हवेली भामाशाह के हवेली के रूप में जानी जाती है। सामने की साइड में भामाशाह हवेली के रूप में उसको जाना जाता है। चित्तौड़ किले के मेन टिकट विंडो के पास होने के बावजूद भी ये जगह टूरिस्ट की पहुंच से बहुत दूर है। सामने देखेंगे चित्तौड़ किले का टिकट विंडो है, लेकिन बाहर के आने वाले को जानकारी के अभाव में और इस महल के अंदर जो झाड़ जंगल लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट नहीं पहुँच पाता है और नौलखा भंडार को नहीं देख पाता है कि राजा लोग अपना पैसा कैसे सेविंग करके रखते थे। जी। इस महल को कहते हैं कुंभा पैलेस। यहाँ राणा कुंभा ने इसको वो रिपेयरिंग करवाया था, बप्पा रावल के समय बना हुआ पैलेस है। बाद में इसको राणा कुंभा ने अपने जीवन में इसको रिनोवेट करवाया, इसके अंदर नई इमारतें वगैरह जोड़ी है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कुंभा पैलेस को के बारे में जानकारी। देखिए किस प्रकार से खिड़की वगैरह बनी हुई है, गुम्बद बने हुए हैं, कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। और राणा कुंभा ने अपने जीवन का कुछ समय यहाँ बिताया था। अच्छा। उपेंद्र गिरी गोस्वामी, मैंने आपको आप चित्तौड़ का जो विजिट करवाया था, मैंने चित्तौड़ की जो वो जो जानकारियाँ दी हैं, जो जानकारियाँ आम टूरिस्ट के पास नहीं है। ऐसे रहस्यमय दृश्य, ऐसी जानकारी, ऐसी जेल वगैरह, ऐसी चीज़ें जहाँ पर आम टूरिस्ट नहीं जा सकता है, वो जानकारियाँ, ऐतिहासिक महत्व की जानकारियाँ, एडवेंचर की जानकारियाँ, किले की भौगोलिक दृष्टि की जानकारी, बनावट की जानकारी, राजाओं के इतिहास की जानकारी, जो मैंने जानकारी हमारे भाई राजा भाई के साथ जो चित्तौड़ फोर्ट विजिट किया था, वो सारी जानकारी मैंने आपको दी है। और जो ऐतिहासिक जानकारी आपको मिली है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को रिव्यू जरूर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हमारे राजा भाई आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाकर आपको ऐसी ऐतिहासिक जानकारियां आपको अवेलेबल कराते रहें। जी, थैंक यू सर, वेलकम।